बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और मैं हूं जुगन काजिम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपकी सुबह अच्छी पॉजिटिव गुड नोट पे शुरू हुई होगी। अच्छा, हमारी हमेशा कोशिश यही होती है आपस में एज ह्यूमन बीइंग्स कि हम अपने दिन का आगाज़ या अपनी सुबह का आगाज़ पॉजिटिवली करें, अच्छे तरीके से करें, मतलब थोड़ी सी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट आए। और वो इंजॉयमेंट और ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? एक तो ऑफ कोर्स अपनी ज़ात से आती हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द कौन लोग हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ, यानी कि हमारे दिमाग के तवाज़ुन पे या हमारे अपने ऊपर एज ह्यूमन बीइंग्स। हम अगर पॉजिटिव लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो हमारा माइंड फ्रेम ज़्यादातर पॉजिटिव ही रहेगा। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ वक्त गुजारेंगे तो हम नेगेटिविटी की तरफ ही जाएंगे। अब एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगी। पिछले दिनों हमारी एक दोस्त है, उसके बहुत से मसाइल चल रहे थे उसके शौहर के साथ और बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ससुराल के मसाइल, ये वो। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और वो अपसेट थी और वो बार बार कह रही थी कि मैंने तलाक लेनी है, मैंने तलाक लेनी है, मैंने तलाक लेनी है। हम सारे फ्रेंड्स जो हैं वो यही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से इसकी शादी बच जाए और कि इन मामलात को हम किसी तरीके से अच्छे अंदाज में सारे मिल के, मतलब सब घुस के अंदर एज अ फैमिली मिल के मसले को रिजॉल्व करें। क्योंकि देखिए, दोस्त भी तो फैमिली ही होते हैं। हम उसको समझाएं, हम उसको गाइड करें। अच्छा, हमें ये ना समझ आए कि हम गाइड कर रहे हैं, हम इसको समझा रहे हैं और फिर जब हमारी नेक्स्ट बात होती है, मुलाकात होती है, तो वो फिर नेगेटिव हुई भी होती है। तो क्यों इतना ज़्यादा उसके अंदर ये बात है कि नहीं बस मैंने तलाक ही लेनी है, तलाक ही लेनी है। क्या पता चला उनके घर में जो एक खातून काम करती थी, जो उनके पास बड़े अरसे से काम कर रही थी, उसके भी अपने शौहर से मसाइल चल रहे थे और वो तलाक के ही मामले से गुजर रही थी। मतलब पहला नोटिस आ गया था, बाकी 2 आने थे। और वो जब भी उससे बात करती थी हम सबके जाने के बाद या व्हाटएवर, तो वो खातून उनको कहती थी कि बाजी वेख लो, फिर मैं भी तलाक ले लेती है, तुसी भी वेख लो, सारी ज़िंदगी तंग होने से तो बेहतर है। तो वो अपने दिमाग में ये सोचती थी कि यार अगर ये खातून हिम्मत कर रही है डिवोर्स लेने की तो मैं भी डिवोर्स की। जबकि उनकी सिचुएशंस बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उस खातून का शौहर जो उनके पास जॉब करती थी वो मारता भी था, गालियाँ भी निकालता था, मोहल्ले में जलील करता था, 100 और मामलात करता था। अच्छा, एक से डायरेक्शन में ये प्रॉब्लम, और दूसरी तरफ क्या कि भाई इन लॉज के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है, मियाँ मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता। अब देखें, ये चीज़ें डिस्कस होके भी हल हो सकती हैं। ये रीज़न डिवोर्स का होना बात किए बगैर, डिस्कस किए बगैर, समझाए बगैर ज़्यादती के ज़ुमरे में जाता है। लेकिन क्योंकि उस खातून का, हमारी उस जानने वाली का एक्सपोजर बार बार एक ऐसी खातून से हो रहा था जो उनको बार बार कह रही थी कि बाजी वेख लो, बाजी बंदे नहीं बदलते, ताल्लुक जब ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म हो जाता है, मैनू भी वेखो, मैं भी 4 बच्चों के साथ हिम्मत कर रही हूँ, आप भी देख। मतलब आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उससे आपके दिमाग पे, आपकी ज़िंदगी पे, आपके इर्द गिर्द बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छे रिश्ते, अच्छे लोग और वो लोग जो पॉजिटिव हैं, वो जब आपके साथ वक्त गुजारते हैं तो आपको एनर्जी भी देते हैं, आपको सुकून देते हैं, आपको खुशी और चैन का बाइस आपके लिए बनते हैं। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करते हैं या आपको नेगेटिव मैसेजेस देते हैं या आपको गलत बातें कहते हैं, तो आप भी नेगेटिव हो जाते हैं और चीज़ें पॉजिटिव होने के बजाय ज़िंदगी में नेगेटिव होती हैं। तो किस किस्म के लोगों से किनारा कशी करनी चाहिए, किन लोगों को अपनी ज़िंदगी से अगर हम निकाल दें या फासले पे रखें तो हम ज़्यादा सुकून से रहेंगे। एक मैंने लिस्ट सी बनाई आप लोगों के लिए। जो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, सबसे पहले तो उन लोगों से किनारा कशी करनी चाहिए। ज़िंदगी में सबसे पहली और बुनियादी चीज़ जो है वो इज़्ज़त होती है, वो इंसान की रिस्पेक्ट होती है। अगर कोई शख्स बार बार बाउंड्री क्रॉस करता है, आपकी बात को हल्का लेता है, आपकी सेल्फ वर्थ को हर्ट करता है, तो वहाँ पे ताल्लुक़ सिर्फ मजबूरी की हद तक रखें। जितना आपके ऊपर, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ताल्लुक़ ऐसा है जहाँ पे आपकी सास हैं या आपका कोई कज़न है या कोई ऐसा रिश्तेदार है जो हर वक्त मुस्कुराहट के, मतलब हर वक्त आपके साथ नेगेटिव तरीके से चलता है और आपकी जो हर मुस्कुराहट है उसके पीछे सिर्फ आपका एक छुपा हुआ सब्र है जिसकी वजह से आप अगले बंदे को बर्दाश्त करें, तो 1000 गुना बेहतर ये है कि ऐसे बंदे से या तो किनारा कशी कर लें। स्पेशली अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनको लगता है कि बहुत फ़नी है आपकी डिसरिस्पेक्ट करना, आपको जलील करना और आपको आपका मजाक उड़ाना। तो जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में कि आपको पता है कि जी शाम के वक्त आप हस्बैंड फैमिली वगैरह के साथ टाइम गुजार रहे हैं और वो आपका फैमिली टाइम है।
अब आपके हमसायों में या जानने वालों में कोई एक ऐसी फ्रेंड है या एक ऐसा बंदा है जो एन उस मौके पे आ जाता है जब आपके हस्बैंड अभी अभी घर आते हैं और आपने आपस में फैमिली टाइम गुजारना है, या एन संडे वाले दिन पहुंच जाते हैं जब आप अपनी फैमिली के साथ फैमिली टाइम कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग भी अगर अपनी बाउंड्रीज़ को सब बताने के बाद नहीं अंडरस्टैंड करते तो फिर आप बाउंड्री क्रिएट कर लें और अपनी डिस्टेंस पे ले आए बात को। दूसरी बात, मैनिपुलेटिव लोग, वो लोग जो आपको चाबियां देते रहते हैं। देखें, जब आप महसूस करें कि कोई इंसान आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है या आपको प्रेशर में हर वक्त रख रहा है तो समझ लें ये अब रिश्ता जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलने वाला। तो बेहतर ये है कि अगर आपको पता है कि कोई बंदा आपको बार बार चाबी देता है, एग्जांपल देती हूँ, जिस तरह मैं हर रोज़ जॉब पे आती हूँ, अगर यहाँ पे काम के इन्वायरमेंट में कोई ऐसा इंसान है जो हर वक्त मेरी बाकी टीम के साथ लड़ाइयाँ करा रहा होता है। अब ये नहीं है कि कोई मुझे जाके कहे जाएँ आप लड़ें, बार बार मुझे बंदा आके कह रहा है कि जी फलां बंदा आपके बारे में ये बात कर रहा था, आपके बारे में बड़ी नेगेटिव बातें कर रहा था, आपके बारे में पीठ पीछे गीबत कर रहा था, तो मेरा दिल उस बंदे से उठ जाएगा। तो अगर एक ऐसा इंसान है ज़िंदगी में जो बार बार आपको मेंटली मैनिपुलेट करता है तो ऐसे बंदे से या तो किनारा कशी करें या अगेन मजबूरी के तहत जितना को रिश्ता ज़बरदस्ती रखने वाला है वो रखें, बदतमीज़ी ना करें, लेकिन फासले पे, थोड़ा सा फासले पे। जो सच और झूठ को मिला के बात करते हैं, अब बहुत से ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे भी आप ये होते हुए देखते हैं कि सच इतना है, फनकारी उसके साथ इतनी है। सच ये है कि मेरी और एक खातून है आयशा, मेरी और आयशा की लड़ाई हुई, सच सिर्फ इतना है कि हमारा झगड़ा हुआ किसी बात पे। अब उसमें फनकारी कोई बंदा ऐड कर रहा है और कह रहा है कि यार जुगन और उस आयशा की तो इतनी बुरी लड़ाई हुई, बात चपेड़ों पे आ गई, गाली गलोच पे आ गई और बाकायदा उनकी फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो गई। अब सच सिर्फ इतना था कि मेरी और आयशा की लड़ाई हुई, बीच में सारी फनकारियाँ जिसने ऐड की उसने बेसिकली गंद घोलने की कोशिश की कि मुझे पता चले तो मैं कहूँ कि यार ये आयशा क्या फजूल बातें कर रही है और सबको बता रही है कि बड़ी जलालत हुई, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। सो जो लोग एक इतना सा हिस्सा सच का पकड़ के उसमें इतना झूठ ऐड करके एग्जैजरेशंस और झूठी कहानियाँ आपको फिट करके सुनाते हैं, अगर वो दूसरों को इस तरह करते हैं तो वो आपको भी ज़रूर करेंगे। ऐसे लोगों से भी किनारा कशी करनी ज़रूरी है, जिनको सच और झूठ के बीच में फ़र्क नहीं पता या फ़र्क पता है और जान के आपको टॉर्चर करने के लिए या दूसरों को तंग करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। फिर जजमेंटल लोग, वो लोग जिनको आपकी ज़िंदगी और आपकी आखिरत की आपसे ज़्यादा टेंशन है। अब मैं माँ बाप और बड़ों की नहीं बात कर रही, हमारे कुछ ऐसे करीबी लोग होते हैं जैसे अम्मा अब्बा हो गए, भाई बहन हो गए, शौहर या बीवी हो गई, बच्चे हो गए, जो जेन्युइनली आपके बारे में कंसर्न्ड होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त आप पे जजमेंट पास कर रहे होते हैं, आए हाय ओनू वेख, ओने तो दुपट्टा भी नहीं पहना, ओनू शर्म नहीं आती, जहन्नुम में जाएगी। देखिए व्यूअर्स, किसी के ऊपर जजमेंट पास करना, उसने नेल पॉलिश लगाई है, पता नहीं वो नमाज पढ़ती भी है कि नहीं, इस किस्म के बहुत सी चीज़ों के ऊपर लोग जजमेंट्स पास करते हैं। और बात यह है कि देखें, मज़हब, पॉलिटिक्स, ये बड़ा पर्सनल मैटर होता है, किसी की ज़िंदगियों के ऊपर जजमेंट्स पास करना। अच्छा, सोशल मीडिया पे मीडिया के लोग और जनरली जो नॉन पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके ऊपर 24 घंटे जजमेंट चल रही होती है, ये तो ये करते होंगे, ये तो वो करते होंगे, इसने ये क्यों कहा, उसने वो क्यों कहा, इसने ऐसे क्यों किया, इसने वैसे क्यों किया। तो उन लोगों से ज़रा फासला ही रखें जो हर वक्त बैठ के दूसरों के ऊपर जजमेंट पास कर रहे होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो अपनी ज़ात अपने गिरबान में झांक के कभी नहीं देखते। तो जिस इंसान में इतनी सकत ही नहीं है कि वो अपनी ज़ात में झांक के देखे कि वो कहाँ पे गलत है, तो वो तो दूसरों के बारे में जजमेंट्स पास कर रहा है, तो अपनी ज़ात को तो ठीक नहीं कर पाया। फिर सेल्फिश लोग, जो लोग अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। मुश्किल का वक्त आए तो ये डिमांड और ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हर बंदा उनका ख्याल रखे, लेकिन अगर कोई और उनका जानने वाला मसले या ट्रबल में है तो झूठे मुँह पूछेंगे भी नहीं, बल्कि नाराज़ होंगे कि वो बंदा अपनी टेंशन में मेरे काम क्यों नहीं आ रहा। सो जो लोग सेल्फिश होते हैं, जब आपको उनका सहारा चाहिए हो तो वो गायब हो जाते हैं। रिश्ता तो वो होता है जहां इंसान जान देने के लिए भी तैयार हो जाए, ना कि दूसरे की जान लेने के लिए खड़ा हो जाए। तो सिर्फ देना और बदले में खामोशी मिलना, ये इंसाफ नहीं है व्यूअर्स। तो ताल्लुक गिव एंड टेक का होता है। इवन माँ बाप तंग आ जाते हैं जब औलाद सिर्फ ज़िंदगी में लेती चली जाती है और वापस रिस्पेक्ट, रिगार्ड, मोहब्बत। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपको चीज़ें देते हैं हर वक्त, लेकिन एटलीस्ट रिस्पेक्ट, रिगार्ड और सपोर्ट तो दें जब आप मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। देन नेगेटिव सोच रखने वाले लोग जो हर वक्त तकियानुसी चीज़ें सोच रहे होते हैं, वो मसले को का हल ढूंढने के बजाय हर वक्त मसले को ही डिस्कस करते हैं, हर वक्त लोगों को बड़ा बुरा भला कह रहे होते हैं और जब कोई मिले
जैसे कि कुछ लोग होते हैं, आप उनको मिलें, अच्छा आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो कमेंट करेंगे बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, लग रहा है बड़ी तेरी लॉटरी लगी हुई है। अच्छा अगर आपने फॉर एग्जांपल बाल नहीं बनाए, हाय तुमने बालों का क्या हाल कर लिया, तुमने बिल्कुल ही बर्बाद हो गए हो। अगर आपका वज़न कम हुआ है तो आपको ये कहना कि आप इतने बीमार और लागर लग रहे हैं, अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो आपको मोटा कहना, आपका मजाक उड़ाना। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी कूट कूट के भरी हुई होती है। ये लोग ना करते करते भी, आप कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करें, आपके अंदर भी नेगेटिविटी पैदा कर लेते हैं। सो नेगेटिव एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आती है और वो नेगेटिव एनर्जी फिर आप लोगों में डालते हैं। आपने नोटिस नहीं किया कि अगर दफ्तर में या घर के बाहर कोई बहुत बड़ा मसला हो, कोई इशू हो, लड़ाई फड्डा हो, तो वही गुस्सा और वही बदमिजाजी घर में भी आ जाती है, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि अपने आप को पॉजिटिव रखें और नेगेटिव लोगों से इज्तनाब करें। और फाइनली वो लोग जो आपसे जलते हैं, स्पेशली आपकी ग्रोथ से जलते हैं, ये वो लोग हैं जो आपकी कामयाबी पे खुश रहते हैं और आपकी नाकामी पे ना सिर्फ खुश होते हैं बल्कि आपको फ़ोने कर करके और आपके पास आ के डिस्कशंस करते हैं। बेटी की मंगनी हो गई, उस पर मुबारकबाद नहीं देनी, लेकिन अगर उसी बेटी की तलाक हो गई तो घर पहुंच के गॉसिप करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक तरह से तौबा इस्तग़फ़ार, अंदर ही अंदर खुशी हुई कि यार इसकी बेटी के साथ, देखो बड़ी अपनी बेटी के बारे में नाजों से बात करती थी, देखो उसकी तलाक हो गई। मैंने बड़ी दफ़ा ख़वातीन को ऐसे बात करते हुए सुना है कि ये तो अपने बच्चों की बड़ी तारीफ़ करती थी कि बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े अच्छे नंबर आए हैं, बड़े अच्छे ग्रेड्स आए हैं, तो देखो उसके बेटे को तो 6 महीने से नौकरी तक नहीं मिली, तो कहाँ गई उनकी पढ़ाइयाँ, कहाँ गई उनकी डिग्रीज़। तो जो लोग आपसे जेलस होते हैं, आपसे सड़ते हैं, वो कभी भी आपकी खुशी में खुश नहीं होते और हमेशा आपके मुश्किल वक्त में हिस्सा बन जाते हैं आके एंजॉय करने के लिए। तो हर रिश्ता निभाना ज़रूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते छोड़ने भी अपने आप से मोहब्बत का एक मुजाहरा होता है। जब आप अपनी बाउंड्रीज़ को पहचान लेंगे तो ज़िंदगी आसान भी हो जाएगी और बहुत पुरसुकून अंदाज में गुजरेगी। तो ये जो 7 किस्म के लोग हैं, जिसमें जैसे कि मैंने आपके साथ लिस्ट शेयर की, जो आपकी इज़्ज़त नहीं करते, जो आपको चाबी देते हैं, जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, जो सच और झूठ में कोई फ़र्क नहीं रखते बल्कि मिला जुला के छोटे से सच को, या झूठे लोग, उसके अलावा जजमेंटल लोग, फिर जो सेल्फिश खुद गर्ज लोग हैं, फिर जो नेगेटिव सोच रखने वाले लोग हैं, और जो लोग आपकी ग्रोथ से जेलस होते हैं, इनको मैं ये नहीं कह रही कि उठा के ज़िंदगी से बाहर फेंक दें, लेकिन थोड़ा सा उनको फासले पे रखें और अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें कि जब कोई इसको क्रॉस करेगा तो मैं उस बंदे से किनारा कशी कर लूँगी। 1 दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, आपके इर्द गिर्द वालों को वैसी समझ आ जाएगी। सो बढ़ते हैं शेफ़ तैयबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जुगन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेफ़ तैयबा, मुझे बताएं कि आज के टॉपिक के बारे में आप क्या कहेंगी? हम हमेशा कहते हैं ऐसे लोगों के साथ रहो, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अवॉइड करना बेहतर है। ऐसे लोगों के तो डेफिनेटली मैं साथ हूँ। हमारा जो ताल्लुक जिनको अवॉइड करना चाहिए। नहीं, मैं आपने पहली जो बात की मैंने उस पर कहा कि जो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं आपको जुगन, जिनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका मूड कैसा है, जब वो काम पे आ गए हैं तो डेफिनेटली फिर वो जो कोऑर्डिनेशन चल रही होती है वो उसमें काम करने का बहुत मज़ा आता है। तो आपने जो नेगेटिव लोगों की बात की उस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली आप ही की बात पिक करूँगी कि जैसे आपने कहा कि नेगेटिव लोगों के साथ रह के वो जो नेगेटिविटी होती है वो आपके घर में आना शुरू हो जाती है। और ये सब चीज़ें मतलब जितने लोग आपने गिनवाए हैं मैंने मोस्टली सबको ही फेस किया लाइफ में। तो घर जाके जब मैंने देखा कि भाई मैं तो बच्चों के साथ रूड हो रही हूँ, काम खाना ठीक नहीं बन रहा, हर चीज़ पे वो मूड जो होता है ना आपका इफ़ेक्ट कर रहा होता है, तो फिर मैंने जो है वो लोगों को लिमिट करना शुरू किया अपनी लाइफ के अंदर। मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे जेलसी की आप बात कर रहे थे तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि मेरी बड़ी अच्छी कुलीग थी, पहले बड़ा हमारा मीटअप्स हो रहे हैं, मिलना जुलना ये वो, लेकिन जब उसने मुझे एक बात की वहाँ से मैंने उसका वो जेलसी का एलिमेंट पकड़ा कि उन्होंने मुझे कहा कि आप तो गाड़ी पर जाती हैं और ऑफिस से पिक करने आ रही है, हीटर लगे होते हैं, तो मैं तो अपने हस्बैंड के साथ बाइक पर जा रही हूँ, थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। मैंने कहा यार मेरे तो कहीं दूर दूर से भी माइंड में ऐसी कोई बात नहीं थी। तो उसकी वो बात मैंने पिक करके फिर मैंने सोचा कि लोग जो है वो खुश नहीं होते जुगन, कभी भी खुश नहीं होते। और जिस चीज़ पे मुझे अक्सर अफसोस होता है वो ये होता है कि देखें किसी ने किसी के हिस्से का तो खाना नहीं है। बिल्कुल। जब एक पोस्ट लगती है और उस पोस्ट के ऊपर 3-4 लोग अप्लाई करते हैं, अक्सर वो कॉलीग्स ही होते हैं आपस में। मतलब अगर प्रमोशन हो या वॉटेवर हो एक ही कंपनी के अंदर, मिलनी तो एक ही को है। अब जिसको मिल गई उसके साड़े में बाकी 3 उसको मुबारक देने के बजाय उसको बुरा भला कह रहे हैं, ये दकियानूसी बातें कर रहे हैं कि इसने ज़रूर कोई चक्कर चलाया होगा। तो ये चीज़ें जो है ना नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं। लोगों के लिए खुश होना सीखें। अपनी ज़ात में जब अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे तो उसका शुक्र अदा करें।
दूसरों के लिए खुश हो, अल्लाह ताला आपको और नवाजेगा। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शेफ तैयबा के किचन में मुलाकात होगी। आप हमारे साथ रहिए। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम मसाले बनाने की तरफ ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, गामजंद हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीज़ें हमने साथ साथ करनी होती है। तो आज हम बना क्या रहे हैं, जिसके लिए मैंने तेल में प्याज डाले हैं फ्राई करने के लिए। जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं कीमा कोयला कढ़ाई, और इसके लिए जो अज्जा हैं वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। कीमा हम 1 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल हस्बे ज़रूरत है, प्याज 4 से 5 अदद हैं, टमाटर 4 से 5 अदद हैं, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच है, दही 1 कप है, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच है, हल्दी आधा चाय का चम्मच है, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच है, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, और अदरक और हरा धनिया जो है वो हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसका प्रोसीजर सारा मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने एक कढ़ाई में जिस तरह भी हमने ऑयल थोड़ा सा गर्म करके उसमें प्याज ऐड कर दिया, और उसके साथ हम ज़ीरा ऐड करेंगे। और ज़ीरा, और जब ये दोनों चीज़ें कुक थोड़ी सी हो जाएंगी, प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसमें हम अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के उसको भी कुक कर लेंगे। उसके बाद जो सारे मैंने आपको स्पाइसेस बताए हैं वो हम ऐड कर लेंगे, और साथ हम अपना जो कीमा है उसको ऐड कर देंगे। कीमा जो है वो अच्छे से कुक हो जाएगा। जब उसका पानी ड्राई हो जाएगा, आपने पानी इस स्टेज पे ऐड नहीं करना बिल्कुल। वैसे भी हम रेसिपी में बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, कढ़ाई में तो वैसे ही पानी नहीं डलता। बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ हम दही का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, टमाटर भी हैं तो वो ऑलरेडी कुक हो जाएगा, आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बट बात ये कि कीमे की कढ़ाई कैसे बन जाती है, क्योंकि कीमा तो वैसे कीमा होता है, कढ़ाई बस हम वेरिएशन देने से बाज नहीं आते। कढ़ाई हम कहते हैं फ्लेवर्स, कि बिल्कुल कढ़ाई फ्लेवर्स ऐड करके, और हम कहते हैं कि हम अगर एक चीज़ बना रहे हैं लाइक निहारिया, जिस तरह हम उसमें डिफरेंट वेरिएशन मीट की कर देते हैं, तो इसी तरह हमने ये भी जो है वो एक वेरिएशन है एक तरह की, कि आपने कीमे के साथ जो है वो कैसे उसको बना लेना। तो स्पाइसेस तो मोस्टली सेम ही होते हैं, और उसके साथ जो है हम लोग कीमा जिस वक्त भुन जाएगा तो फिर हम दही ऐड करेंगे, और कीमे की भुनाई के बाद दही ऐड करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसको कवर करके रख देना है। उसी दही के साथ जो है ना ये कीमा कुक हो जाएगा अच्छे से, और बस इसको फिर हम जो है वो पराठा, आप लच्छा पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं, आपने लिमिटेड रखा है। और इसमें हमने क्या इसको मसाले को ब्राउन ब्राउन करना होता है? नहीं, इसको हम प्याज को बस सॉफ्ट करके, तो इसमें जो है ये ज़ीरा हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हम बाकी मैं आपको स्पाइसेस बना देती हूँ। अदरक लहसुन के बाद हम इसमें टमाटर भी साथ ही ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और बात व्यूअर्स करना चाहूँगी। आपने मोस्टली जगहों पे देखा है कि आप टमाटर जो हैं वो ऐसे काट के हाफ स्प्लिट करके उसको तो उसमें ऐड कर देते हैं, जी कवर करके रख दिया, छिलका बाद में उतारें। अच्छा, ये मुझे साइंस कभी वैसे समझ नहीं आई। मैं आप लोगों की ईजी उसके लिए मैं आपको एक बता रही हूँ, समझाने के लिए चीज़। आप पहले उसको पील ऑफ कर लें, ज़रूरत नहीं है इतना चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना करें। बीइंग शेफ मैं आपको ये बताऊँ कि उससे टेस्ट में एक ज़रा सा भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। लेकिन असल में टमाटर का जो छिलका होता है ना, उसको क्योंकि कंसिडर किया जाता है प्रॉब्लमेटिक, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको गुर्दों में पथरी का इशू होता है या जिनके उस किस्म के मसाइल होते हैं, तो उन लोगों के लिए बेहतरीन रेकमेंड। और वैसे भी टमाटर का छिलका इतना करामत नहीं होता, सो आप ये भी कर सकते हैं कि हल्का सा उसको आपने कट लगा के स्टीम करके उतार लिया, छिलका उतार लिया, और उसके बाद फिर आपने ब्लेंड कर लिया, ग्राइंड कर लिया, जो भी आपने करना है। अब यहाँ पे मुझे बताइए कि क्या मैं अब नेक्स्ट स्टेज पे जाऊँ? अदरक लहसुन बिल्कुल इसमें आप ऐड करें, क्योंकि इसमें भी कुक होना है। और जुगन, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने का मकसद ये था जान के, मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बाद में करें। आप पहले से उसको छिलका अगर वो नहीं है तो आप उसको पहले से उतार के और फिर ऐड कर दें, कोई। और देखिए, चीज़ें फ्रेश यूज़ करें, बिल्कुल घर की यूज़ करें। कोशिश करें कि अब जैसे कि इतने लोग चले गए, अदरक लहसुन की बोतल वाली जो होती है पेस्ट, अच्छा मुझे तो कभी ना वो खुशबू आती है खाने की, ना मुझे लगता है कि वो जायका आता है। और कसम से एक एक टेबल स्पून डाल लो तो फिर भी वो फ्लेवर नहीं आता जो आप इतना सा आधी टीस्पून डाल के घर का फ्रेश कर लो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे हम लोग ने अभी स्पाइसेस डाल रहे हैं, बिल्कुल सारे इसमें। यहाँ पे हम अदरक लहसुन की पेस्ट भी साथ साथ इसको कुक कर रहे हैं ताकि हर चीज़ अच्छे तरीके से। अच्छा, और कीमे की, स्पेशली चिकन के कीमे की सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि बहुत जल्दी कुक हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जुगन, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं कि ये आपने अपने बुचर से या आप घर पे भी कर रहे हो तो आपने हाथ का कीमा लेना है, मतलब आपने कोई फूड प्रोसेसर में नहीं उसको ऐड करना। मतलब हमें हाथ का कुटा हुआ कीमा जो है वो इस रेसिपी के लिए चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रोसेसर से करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फिर फाइन जो है वो घुल जाएगा और वो बिल्कुल पानी पानी। अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। जी बिल्कुल, ये देखिए, हर चीज़ आपके सामने व्यूअर्स हम मौके पे करते हैं ताकि
आप लोगों को आइडिया हो जाए। अच्छा, अगर हमने ये मटन या बीफ का कीमा बनाना हो तो फिर इसमें डिफरेंस क्या आएगा? उसमें फिर ये है कि हम मीट जो है वो पहले गला के रख लेते हैं और मतलब उसको कोशिश ये करते हैं कि हम यखनी जो है उसकी वो कम से कम निकालें, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा जूसेस जो हैं वो ड्राई नहीं होने चाहिए। आपने कम यखनी के साथ उसको मतलब कम पानी डाल के उसको फिर उसको गलाना है आपने, ताकि वो जूसेस जो हैं वो स्टोर रहें उसके अंदर। अच्छा, मैं ना अभी पढ़ रही थी तो किसी एक बंदे ने ना मुझे मैसेज किया सोशल मीडिया पे कि जी हमें उन लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए जो हमें मिसगाइड करते हैं। तो ये सारी जो हमने आपके साथ पॉइंट शेयर किए थे ना, झूठे लोग, सेल्फिश लोग, वो लोग जो आप पे बड़ी जजमेंट्स पास करते हैं, ये सारे ही लोग आपको मिसगाइड करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनकी अपनी एक सर्टन सोच होती है। अब देखें, जो इंसान झूठ बहुत बोलता है, राइट, या बात को लेफ्ट राइट करता रहता है, आपको भी पता है कि शेफ तैयबा ऐसे बंदे को आप नहीं ट्रस्ट कर सकते। अब ऐसे बंदे के ऊपर अगर आप एतबार कर लेते हैं, उसकी बात पे एतबार कर सकते हैं, वो जो कहते हैं ना कि यार इसकी बात ना सुना करो, ये बहुत बातें ऐड कर करके जो है ना वो करते हैं, या उसको एग्जैजरेशन की बड़ी आदत है फलां बंदे को कि वो बात में बात ऐड करके सुनाते हैं। अब ऐसे बंदे की आप बात मान लें, आपको नहीं पता कि वो सच कितना बोल रहे हैं, झूठ कितना बोल रहे हैं। और बार बार वेट ना करें कि कोई बंदा आपको बार बार लेट डाउन करे। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बार बार आप अगर इस चीज़ का वेट करते रहेंगे कि एक दफ़ा, देखिए जिस बंदे ने एक दफ़ा आपके साथ बुरी की है ना, एक चांस देने के मैं हक में हूँ 100%, लेकिन एक पॉइंट आता है जब चांस देना बनता नहीं है। एक दफ़ा आपके साथ किसी ने, कल ही मैं किसी को ये समझा रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं अब उस बंदे से, बड़ा पुराना एक दोस्त था मेरे हस्बैंड का, उन्होंने कहा अब मैं उससे बात नहीं करूँगा, बस हो गया ना एक दफ़ा। मैंने कहा जान 20 साल पुरानी आपकी 25 साल पुरानी दोस्ती है, अगर वो इंसान इस वक्त आपको उसने लेट डाउन किया है तो एटलीस्ट उसको पूरा मौका दें अपने आप को समझाने का, एटलीस्ट अपने आप को एक्सप्लेन करने का मौका दें। एक दफ़ा हक चांस देने के हक में मैं व्यूअर ज़रूर हूँ, लेकिन बार बार, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जब एक इंसान बार बार वही हरकत कर रहा है तब फिर वो आपके एंड पे बेवकूफ़ी है। अगर आप वेट कर रहे हैं, ये वो वाली बात है कि आ बैल मुझे मार, आप क्यों बैल के सामने वो लाल रंग का कपड़ा लेके खड़े हो गए कि आओ मुझे करो। और हमें खुद देखना पड़ता है व्यूअर्स। मुझे बड़ी दफ़ा लोग कहते हैं कि यार देखो फलां लोग भी तो देखो ना आपस में सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो तुम क्यों नहीं मैनेज कर लेती या व्हाटएवर। मेरी बड़ी बचपन की ऐसी दोस्तें हैं जिनके साथ मैं पहले हैंग आउट किया करती थी, मैंने छोड़ दिया उनके साथ हैंग आउट करना, क्योंकि उनकी जो गुफ्तगू होती थी, जो उन लोगों के मामलात होते थे। मुझे याद है मेरी इसी तरह एक फ्रेंड थी जिसके साथ मैं बड़ा टाइम गुजारा करती थी शुरू में, जब फैसल और मेरी शादी हुई, देन आई रियलाइज कि मैं जब भी उसके पास से उठती हूँ मैं घर पे जाके फैसल से लड़ना शुरू हो जाती हूँ। कोई ना कोई मुझे उसकी बात इरिटेट कर जाती है फैसल की, और मैं उनके साथ झगड़ा करती हूँ। क्या मसला है? अच्छा, ये पहले शुरू में मैंने नहीं रियलाइज किया। फिर एक दिन मुझे घर में बच्ची काम करती है सिद्रा, उसने कहा आप जब भी अपनी फलां दोस्त के पास से वापस आती हैं आपका मूड खराब होता है, और बेचारे भाई जो है उनके साथ आपका झगड़ा हो जाता है, तो आप ऐसी क्या बातें वहाँ पे करके आती हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि एक मिनट मुझे ज़रा देखने दो। तो देन आई रियलाइज़ कि जब भी मैं वहाँ जाया करती थी वो अपने मसाइल डिस्कस करती थी फैमिली के, तो मैं भी फिर ऑब्वियसली साथ देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ जी फैसल भी ये करता है तो फलां भी ये करता है तो फलां भी, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता था कि वो ऑलरेडी नाराज़ और तंग होती थी अपने घर और घर वालों से, उसके साथ अपने मसले बार बार डिस्कस कर करके मुझे भी गुस्सा चढ़ना शुरू हो जाता था, और जो मसले नहीं भी थे वो मसले बन जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है जुगन, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो नेगेटिविटी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और हमें फील नहीं हो रहा होता। ये बड़ी अच्छी एग्जांपल आपने दी है। मतलब मैं बार बार सोचूं कि ये बंदा कौन है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे एक और बात मैं आपको ज़रूर कहूँगी, बहुत ज़्यादा लोग, हम लोग भी अपने प्रोग्राम पे करते हैं पामिस्ट्री का या कभी टैरो कार्ड का या ये वो फ़न के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ये भी हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि लोगों ने ना ऑनलाइन ऐसे लोगों से कंसल्टेशन वगैरह करानी शुरू कर दी हैं। अब देखिए, जो बंदा ऐसे राब्ता करता है, यूजुअली वो इसलिए राब्ता करता है किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी पामिस्ट से या किसी टैरो कार्ड रीडर से या एनर्जी वाले बंदे से कि जी मैं किसी चीज़ की वजह से परेशान हूँ। कोई भी बंदा जो 100% अपनी ज़िंदगी से मुतमईन होता है ऐसे लोगों के पास नहीं जाता। तो ये नफ्सियात की गेम आपके साथ खेलते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी एहतियात करें कि ऐसे लोगों के पास ना जाना शुरू कर दें मशवरों के लिए या ज़िंदगी के फ़ैसले लेने के लिए, जिनको आपकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। वो गैस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मुझे आपके घर में मसला नज़र आ रहा है,
आपने कहा कि जी हाँ जी मेरे हस्बैंड के साथ बड़ी लड़ाई चल रही, लो जी अगले को सिरा मिल गया। मियों के साथ वही 4-6 मसाइल होते हैं, कौन से कोई नए प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और अक्सर बंदा जो किसी सीरियस प्रॉब्लम की वजह से परेशान होता है वो पहले प्रॉब्लम बताता है, आगे से क्या होता है कि फिर इन लोगों ने भी अपनी दुकानें चलानी होती हैं। सो इस चीज़ का प्लीज़ खास ख्याल रखा करें कि ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स और मुस्तनिद लोगों के पास जाएं जो आपको पुट्ठी मत नहीं दे रहे, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम और आपके मसले को कैश करके आपको डैमेज कर रहे हैं। ऐसे ही है बिल्कुल कि हमें तो बस नज़र आ रहा है अब आपकी तलाक ही होगी, आपको ना अपनी कोई फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए। अब जाहिर ही ऐसी बंदी की अगर डिवोर्स हो जाएगी खुदा ना खास्ता, तो वो बार बार आएगी पूछने के लिए कि आप बताएं मेरा अगला रिश्ता किस तरह होगा, कब होगा, ये बताएं कि जी मेरा हस्बैंड इस वक्त क्या कर रहा है, भाई आपको क्या पता। सो प्लीज़ इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें कि बाहर के लोग इतने मत अपनी ज़िंदगी में घुसाएं जिनको आप ट्रस्ट नहीं करते और जिनके साथ आपका वो कंफर्ट जोन नहीं है। प्लीज़ व्यूअर्स, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल करना है। अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेके आनी है तो अपने माइंड को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। और अपने इर्द गिर्द के लोग, अंग्रेज़ी का मुहावरा है, यू आर जज्ड बाय द कंपनी यू कीप। लोग आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं। अगर आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है जिनकी रेपुटेशन है कि ये लोग चोर हैं या ये लोग बदतमीज़ हैं या ये लोग गुंडे हैं, तो आपकी भी वही रेपुटेशन हो जाएगी। क्योंकि अंग्रेज़ी अगेन बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक जैसे लोग आपस में घूमते फिरते हैं, चाहे आप ऐसे ना भी हों। सो फाइनली बताएं कि ये क्या करना है, क्योंकि मैंने जाना है ब्रेक की। बस इसमें हम अब दही ऐड करके इसको कवर करके दम पे रख देंगे और उसी में ये कुक होगा। बस बिल्कुल सही। अभी दही हम इसमें ऐड करेंगे जब एक दफ़ा ये अच्छी तरह भून जी, जाएगा, बिल्कुल इसीलिए। उसके बाद दही डलेगी और लिटरली व्यूअर्स कोयले का धुआं देना है हाँ जी, एंड आपकी कीमे की कढ़ाई तैयार है। तो इससे ज़्यादा क्विक और झटपट रेसिपी क्या हो सकती है। और बातचीत के दौरान ही बिल्कुल ऐसे ही। मामला डन हो गया। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे, जैसे अभी हम किचन में थे, घर का खाना किस तरीके का से हम मज़े का बना सकते हैं, घर वालों के लिए इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। व्यूअर्स, मॉर्निंग एट होम में हमेशा हमने किचन का सेगमेंट रखा है। लोग मुझे अक्सर कहते हैं हाउ कम, अब तो बहुत से लोग इस तरफ से हट गए हैं, निकल गए हैं। इस वजह से क्योंकि व्यूअर्स हमारी खुराक का इतना ज़्यादा अमल दखल है हमारी पूरी ज़िंदगी में। देखिए, पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, इंसान मर जाएगा। ये एक बड़ी सिंपल और अंडरस्टूड बात है। अब जो खुराक और जो पानी आपको ज़िंदगी देता है, अगर वो गंदा हो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो, अगर वो अनहेल्दी हो, न्यूट्रिशनली डिफिशेंट हो या एक्स्ट्रा उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स हों कि वो सेहत को मुतासिर कर रहा है, तो फिर ये एक प्रॉब्लम बन जाती है। खुराक सबसे ज़्यादा जिनकी हमें टेंशन होती है वो बच्चे होते हैं। लेकिन क्या खुराक हम अपने बच्चों में के सिस्टम्स में डाल रहे हैं? हाइट का इशू आ रहा है, वेट का इशू आ रहा है बच्चों का, या बच्चे अंडर वेट हैं या ओवर वेट है, कद बच्चों के निकल नहीं रहे, 12-13 साल की उम्र पे लड़के लड़कियों के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। हमने अब जो 16-16 साल के बच्चों में मेल पैटर्न बॉल्डनेस देखनी शुरू कर दी है, जो पहले कभी होती ही नहीं थी। 22-23-24 साल के बाद कहीं ये मसला शुरू होता था उनकी फैमिलीज़ में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन था। इतने ज़्यादा यंग लोगों में मेडिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि आगे जाके फिर इनका क्या होगा एज एडल्ट्स। ऑलरेडी ज़िंदगी का स्पैन यूजुअली लोगों का 60-70 मैक्सिमम 75 पे जाता है हमारे मुल्क में। अगर इन बच्चों की जो फाउंडेशन है वो इतनी कमज़ोर होगी तो इनकी सेहत कहाँ जाएगी। हमें आज गाइड करने के लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है। प्रोग्राम में हमारे रेगुलरली आते हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं डॉक्टर मोहम्मद नासिर राना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जस्ट बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो इनका चेहरा देख के व्यूअर्स आप पहचान गए होंगे, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं, चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी पीडियाट्रिक्स एट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, और भी अपनी सर्विसेज जो हैं दूसरी जगहों पे देते हैं डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब, आज के टॉपिक से रिलेटेड मुझे ये बताएं कि आजकल बच्चों के इतने ज़्यादा मसाइल जिस्मानी क्यों आ रहे हैं आपकी नज़र में? अच्छा, एक तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, आपने कहा ना कि हमारी एवरेज एज लाइफ स्पैन 75 तक भी है, तो अभी तक हमारी इतनी नहीं, बाकी मुल्कों में हो गई है, कई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हमारी तो अभी 66-67 है ना एवरेज लाइफ स्पैन। और आप सोचें कि 60 पे 60 या 65 पे लोग रिटायर होते हैं, बिल्कुल। यानी कि जिस दिन आप रिटायर हुए उसके बाद आपका टाइम शुरू हो गया हाँ खत्म जी, होने का, तो हाँ बस जी। इस्तग़फ़ार।
हाँ जी, तो हमारी तो अभी बहुत कम है। बाकी मुल्कों के जो इवन कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी 75 तक चली गई, बाकी को तो खैर इससे भी ज़्यादा है। और वो 60s के बाद वैसे भी हेल्दी रहते हैं, 10, 15, 20 साल वो हेल्दी रहते हैं। अच्छा, जहाँ तक ये सवाल है कि जी बच्चों की नशोनुमा का, खुराक का और इनकी ग्रोथ के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए, आपके पास और आपकी नज़र से इमरजेंसी में भी, एंड ऑब्वियसली बीइंग समवन हु सच एन एक्सपर्ट इन पीडियाट्रिक्स, आपकी नज़र से आजकल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सब आती हैं। बिल्कुल सही। तो आप तो गूगल, विकिपीडिया, किसी से भी ज़्यादा हमारे लिए एक बड़ी, एक वो जो कहते हैं ना चैट जीपीटी से ज़्यादा एक सॉलिड सोर्स है, क्योंकि आपको पाकिस्तान की पल्स का पता बिल्कुल है। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे ना एक तो चीज़ देखें, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 18 से 20% तो बच्चे जो उनसे ओवरवेट में आ रहे हैं, ओवरवेट में, जबकि 45% बच्चे स्टंटेड आ रहे हैं। यानी एक तरफ से तो ओवरवेट हो रहे हैं, दूसरी तरफ से कद छोटा रह रहा है। यानी दो बड़े मसले आ रहे हैं, यानी कि छोटे और मोटे बच्चे मोटे होते जा रहे हैं। अगेन व्यूअर्स, हम यहाँ पे किसी को फैट शेम नहीं कर रहे, प्लीज़ इसको गलत डायरेक्शन में मत लेके जाइएगा। हम मोटापे की इसलिए बात करें क्योंकि ये सेहत के लिए एक मुज़र और प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, और जिन बच्चों का छोटी उम्र पे वेट बहुत बढ़ जाता है, फिर उनके हाइट के बड़े इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। जी डॉक्टर, और सर एक और भी है, छोटा कद और बहुत ही बारीक बच्चा, जी, उम्र से 2 साल छोटा लगता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो एक अलग इशू है। वो जो कद भी जिसका छोटा रह गया और जिसका वेट भी नहीं बढ़ा, वो तो सीधा सीधा मेल न्यूट्रिशन हो गया ना, कि उसने खुराक ही उसकी ऐसी है कि उसको खुराक ही प्रॉपर नहीं मिली। लेकिन डॉक्टर साहब, एक ऐसा घर जिसमें माँ बाप दोनों के पास अपनी अपनी गाड़ियाँ, घर में संभालने वाला स्टाफ, हर किस्म के पैसे की फैसिलिटीज, ऐसे घरों में फिर इस साइज के बच्चे किस तरह हो रहे हैं? जी, मेल न्यूट्रिशन तो अल्लाह माफी दे, हाँ वहाँ जी, पे होती है जहाँ पे कहत होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, उसमें ना आप देखें, इसमें वजह जो बनती है वो आ जाती है थोड़ी सी लैक ऑफ केयर, लैक ऑफ अवेयरनेस इन द सेंस के कभी, अच्छा आपको मैं मतलब अगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कभी इस तरह क्लिनिक पे करता, कई जो बच्चे होते हैं ना, जो 6 साल 7 साल के, माएँ कहती जी कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं खाता। मैं उनसे पूछता ना, बेटा आपको क्या पसंद है? तो बच्चा कहता है मुझे जंक फूड पसंद है। यानी बच्चे के ज़हन में भी नगेट, बर्गर, पिज्ज़ा। अच्छा, बट डॉक्टर साहब, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं बड़े अमीर अमीर घरानों के, क्योंकि माँ बाप अपने अपनी मामलात में या काम में या वटेवर बिजी होते हैं। अब जो बंदा ख्याल रख रहा है बच्चा ना रोए, तो उसकी टो में बच्चे ने कहा मैंने चिप्स ही खाने हैं, तो आपने उसको फ्रेंच फ्राइज फ्राई करके दे दी, और वो भी आलू के नहीं, वो जो आपको फ्रोजन मिलते हैं पैकेट आजकल। अच्छा, बच्चे को फिर आपने 3-4 घंटे बाद कहा बेटा कि कुछ खा लो, कुछ खा लो। बच्चे ने रीडें की, उसने कहा मैंने नगेट खाना है। अच्छा, उसको आपने पैकेट के नगेट खिला दिए, और पूरे दिन में बच्चे ने चिप्स और नगेट खाए, ना कोई फल खाया, ना कोई सब्जी खाई, ना कोई प्रोटीन खाई, ना कुछ, बस यही गंद बला तो चीज़, या सफ़ेद चावल, प्लेन सफ़ेद चावल खा रहे हैं बच्चे। बिल्कुल सी। देखें जी, बच्चों का जो टेस्ट है ना, वो मैं अपने कई दफ़ा फैमिलीज़ को बताता होता हूँ, लोगों को, वो कहते हैं जी हमारे बच्चे को सिर्फ ये पसंद है। मैं कहता हूँ कि आपके बच्चे को क्या उबली मछली तो नहीं पसंद? कहते नहीं। मैं कहता जो बंगाली बच्चे हैं वो तो उबली मछली खा लेते हैं। वो कहते वो कैसे खा लेते हैं? छोटे छोटे बच्चे ऐसे कांटे। मैंने कहा उनके माँ बाप ने उनको टेस्ट ही वो डेवलप करवाया। या मैंने कहा फार ईस्ट में जाएँ तो वो ऑलिव में बनी चीज़ें और इस तरह डिफरेंट ऑयल्स में बनी होती है। मैं कहा हमारे लिए इतनी स्मेली होती हैं, लेकिन वो सारे खा रहे होते हैं। इसलिए कि जिस फैमिली ने अपने बच्चों को जिस तरफ लगा दिया है, जिस तरह की फूड पे लगा दिया है, जिस तरह के टेस्ट पे लगा दिया है, उनके बच्चों ने उसी की ही जिद करनी है। तो सर फिर जीरो से शुरू करते हैं। बच्चा माँ की कोख से निकला, माँ के हाथ में आ गया। ये तो हमने पहले भी बात की बड़े गायनेकोलॉजिस्ट से कि बच्चे की नशो नमा जहनी जिस्मानी कोख से ही शुरू हो जाती है। तो वो 9 महीने अच्छी खुराक लेना, अपनी न्यूट्रिशन को देखना, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट। अब आ गया पीडियाट्रिशियन का काम। बच्चा माँ की कोख से बाहर आ गया, अब क्या होगा डॉक्टर साहब? आप गाइड करें कि अगर आप माँ होते तो आप बच्चे को कैसे लेके चलते? अच्छा, एक चीज़ आपने कहा ना कि जब बच्चा पैदा होने से पहले, देखिए अल्लाह ताला ने इस तरह का निज़ाम बनाया हुआ है कि पहले 6 महीनों में पैदा होने से पहले बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, ठीक है, बहुत थोड़ा होता है। आखिरी जो से ना 1-2 महीने उसमें वेट बढ़ना शुरू होता है। यानी आप हर महीने, हर हफ्ते आपका 1 पाउंड चढ़ता है, बढ़ रहा होता है। आखिरी जाके आखिरी 2-3 महीनों में उसकी वजह यह है कि अगर शुरू में वेट बढ़ जाए तो मदर के लिए मुश्किल हो जाए लेके चलना। आखिर में अल्लाह ताला वेट बढ़ाता है। आखिर में माइक्रो न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों में, लाइक आयरन, B12, डिफरेंट मिनरल्स, सारी चीज़ें बच्चे में ट्रांसफ़र माँ के ज़रिए आखिरी चंद हफ्तों में होती हैं। इसलिए जो बच्चे प्री मैच्योर पैदा हो जाते हैं ना, 1-2 महीने पहले, वो इसलिए कमज़ोर भी होते हैं, इसलिए उनमें डिफरेंट चीज़ों की कमी भी होती है, फेफड़े नहीं डेवलप होते सही तरीके से। इसलिए पहले तो सबसे ज़रूरी है कि मदर खुद भी हेल्दी डाइट लेती रही हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्दी डाइट ले। और प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा डिलीवर हो जाता है उस वक्त भी बहुत ज़रूरी है कि मदर हेल्दी डाइट ले।
अब कई दफ़ा मदर्स कहती हैं कि जी हमने अपना दूध पिलाना चाहते हैं, दूध नहीं आ रहा। मैंने कहा आपने आज खुद कितने गिलास, 2 गिलास दूध पिए या 1 गिलास दूध पिए? नहीं जी वो हमें पसंद नहीं है, मुझे तो दूध पसंद नहीं है। मैंने कहा कि जूस के 2 गिलास पिए या 4 गिलास पिए? हाँ नहीं वो मैंने 1 गिलास एक लिया था, डिब्बे का जूस 1 लिया था। मैं कहा पानी कितना पिया है? खाना खाया है? नहीं वो काम में बिजी थी, स्ट्रेस था, टेंशन थी। मतलब इतने मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से दूध की प्रोडक्शन जो सी होती है वो भी कम हो जाती है। और डॉक्टर साहब दूध पिलाती भी नहीं है खवातीन कि मेरे काम रह जाते ने मेरे को मतलब मैं बच्चे ਨੂੰ दूध पिलावा या मैं काम करा, क्योंकि अब एक औरत है उसने 2 और उसके छोटे बच्चे हैं। सही। अभी उसका 1 साल का बच्चा घूम रहा है और नया बच्चा अभी गोद में आ गया है। पिछला बच्चा भी 1 साल के फासले पे पैदा हुआ, 3 छोटे छोटे बच्चे, 4 छोटे छोटे बच्चे वो संभाल रही है, फीड वो करा नहीं पाती। तो अक्सर माएँ अपने बच्चों को दूध ही छुड़ा देती है। फिर दूसरा ये होता है कि कई दफ़ा जब उनको कहता ना कि अच्छा दूध आपका ठीक आ रहा है, हाँ जी दूध ठीक आ रहा है, तो मैं कहा फीडर क्यों देते हैं? फीडर इसलिए देते हैं कि कहते हैं जिसको आदत रहे फीडर पीने की, ताकि हमने इधर उधर जाना है, बाहर जाना है तो बच्चे को पीछे से फीडर पिला दे। अब उसकी वजह से जब होता ही है कि जब बच्चा फीडर पे लग जाता है, फीडर में 2 औंस दूध तो बच्चा पी लेता है 3 मिनट में। मदर फीड को उसको 15 मिनट एफर्ट करनी पड़ती है। उस 15 मिनट एफर्ट की बजाय बच्चा फिर 3 मिनट को प्रेफर करता है और फिर फीडर पे लग जाता है, और फिर दूध का टेस्ट भी फ़र्क होता है। अगर उसको वो टेस्ट पसंद आ जाए फीडर वाला या डिब्बे वाला, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर शिफ्ट हो जाता है। तो इस दौरान मदर अगर एफर्ट करे, अगर कमिटेड हो और अपनी खुराक और अगर कोई मेडिकल इशू नहीं है और आप कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं डॉक्टर साहब जहाँ आप नहीं कर पाते। जी बिल्कुल सही, वो बड़े रेयर केसेस होते हैं। इसमें सबसे पहले तो कमिटमेंट चाहिए होती है ना, मदर की कमिटमेंट चाहिए कि अगर माँ कमिटेड है, मदर कमिटेड है कि जी मैंने दूध पिलाना है, तो फिर वो दूध आता है। और देखें जो अभी मेडिकल साइंस जितनी भी तरक्की करती जाए या कर चुकी है या करेगी, जो अल्लाह ताला ने स्ट्रक्चर इंसान का बनाया है या जो अल्लाह ताला ने फ़ी अहसन तक़वीम कहा कि इंसान को बेहतरीन शक्ल में बना दिया, उसकी कॉपी तो नहीं अभी कर सकते ना, बिल्कुल भी नहीं। दूध की कॉपी तो नहीं कर सकते। जो चीज़ें मदर फीड में हैं वो आप डिब्बे के बेशक जितना महंगा मर्जी दूध ले लें, वो चीज़ें उसमें कंपनसेट नहीं होंगी। वैसे व्यूअर्स ये तो मेडिकली प्रूवन है बार बार कि जिन माओं ने अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाया, इवन 6 महीने तक दूध पिलाया, 6 महीने में कहते हैं कि 90% जो आपने बच्चे ने फ़ायदा लेना होता है वो ले लेता है, बाकी का 10% भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन 2 साल तक अगर आप पिलाएं तो, और ये आपको मज़हब से भी एक हुक्म दिया हुआ है। सो अल्टीमेटली इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। लेकिन एक पॉइंट आता है जब माँ का दूध 6 माह पी लिया बच्चे ने या 4 माह पी लिया और उसके बाद ठोस ग़िज़ा, तो ठोस ग़िज़ा की तरफ भी कब और कैसे लेके आना है, क्योंकि देखिए बच्चा अभी 1.5 महीने का है और माँ की सालगिरह हुई तो केक का वो डाल दिया बच्चे के मुंह के अंदर, रोटी खा रहे हैं तो 3 माह का बच्चा गोद में पकड़ा हुआ है, खुद ही हाथ से उसके मुंह में गोलियां बना के डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखें ये अगर अल्लाह ताला ने इस तरह बच्चे का बनाया हुआ सिस्टम बनाया हुआ है कि उसने 6 माह तक दूध पीना है, तो इसका मतलब है कि अगर उसके अंदर वाली चीज़ें भी डेवलप नहीं हुई, वो लोग कहते हैं जी अब जैसे आपने कहा ना बिल्कुल इसी तरह करते हैं। कई दफ़ा कहते हैं जी हाँ बच्चा है 3 महीने का, हम इसको फीडर में चाय पिला देते हैं। मैं कहा ये क्यों पिलाते हैं? नहीं बच्चा पी लेता है। मैं क्या बच्चे को तो अल्लाह माफ़ी दे आप जहर भी पिला देंगे, मैंने कहा बच्चे को तो कुछ भी देंगे, बच्चा पी लेगा बेचारा, उसका क्या जाएगा। लेकिन अभी बच्चे का सिस्टम इस तरह का नहीं बना हुआ है कि वो इन चीज़ों को खाए या एब्जॉर्व करे या डाइजेस्ट करे, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। वो पार्टिकल ऐसा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बॉडी में चले जाते हैं, बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में वो डिपॉजिट हो जाते हैं, सारी उम्र के लिए एलर्जीज़ और ये चीज़ें रह जाती हैं। तो जिस वजह से, लेकिन जो एज बनाई अल्लाह ताला ने उसी हिसाब से चलना ना। अब देखिए ना, मैं आपको व्यूअर्स एक छोटा सा मेडिकल फैक्ट देती हूँ। पिछले दिनों ना हमने नूर का, मेरी बेटी 5 साल की, उसके टेस्ट कराए कि वो कुछ एलर्जीज़ के और ये हो, अच्छा उसकी अंडे की सफ़ेदी की एलर्जी आ गई, छोटी कम मिकदार की, बट के उसको वो रिएक्ट करती है। अब मुझे एकदम से याद आया कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, टेल एंड ऑफ माई प्रेगनेंसी, लास्ट 3 मंथ्स में मुझे एल्ब्यूमिन जो एग वाइट के अंदर होता है उसकी सवेयर डिफिशेंसी हो गई। सही। क्योंकि उसकी सवेयर डिफिशेंसी होगी, उसको कवर करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह से नॉर्मलाइज हो ही नहीं रही थी। तो बेटी पैदा हुई तो अब देखे कि 5 साल की उम्र पे जब हमने उसके टेस्ट कराए कुछ, तो उसमें निकला कि उसको अंडे की सफेदी की एलर्जी है, क्योंकि माँ के सिस्टम से उसके सिस्टम में नहीं गई। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब 1 + 1 = 2। हाँ जी बिल्कुल। बच्चा अगर 6 साल की उम्र पे आने हेल्दी है तो ये चेक करें कि जब वो पैदा हुआ था तब से लेके पहले 5 साल तक आपने किया क्या। आपकी इजाजत से डॉक्टर साहब ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी सर। ब्रेक के बाद ये तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि माँ का दूध बेस्ट है। उसके बाद आ जाते हैं बच्चा अब किस स्टेज पे, कितने माह पे ठोस ग़िज़ा पे लेके आएँ और उस ठोस ग़िज़ा में क्या चीज़ें ऐड करें, और अगर बच्चा नहीं कोई चीज़ एक्सेप्ट करता तो उसको कैसे मैनेज करें ताकि आगे जाके ये सारे स्टंटिंग, बच्चा जंक फूड तब खाएगा जब आप उसके मुंह पे जंक फूड लगाएंगे।
जब उसने कभी जंक फूड चखा ही नहीं होगा तो वो किस तरह मांगेगा वो चीज़ जो उसने कभी चखी नहीं। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं डॉक्टर मोहम्मद नासिर राना। डॉक्टर साहब प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं, चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी पीडियाट्रिक्स एट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। उसके साथ साथ आपका पाकिस्तान पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन के साथ भी बड़ा करीबी ताल्लुक है, बहुत से काम करते हैं हमारे भाई। लेकिन आज डॉक्टर साहब मैंने इतनी बेसिक और बच्चों वाले लेवल पे इसलिए बात करने का फैसला किया क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक वक्त होता था जब बच्चे को ठोस ग़िज़ा पे आप स्टार्ट करते थे ना तो इट वाज़ अ फैमिली एक्टिविटी। अब सबके घर अलहदा हो गए हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम से निकल आए हैं। पहली दफ़ा जब औरत माँ बनती है वो जो एक्सपेरिमेंट्स पहले बच्चे पे करती है वही एक्सपेरिमेंट्स फिर बाकियों पे भी करती है। ठोस ग़िज़ा का आगाज़, माँ का दूध बच्चा पी रहा है, ठोस ग़िज़ा का आगाज़ कब और कैसे सर? देखिए आइडियली ठोस ग़िज़ा का आगाज़ तो जब बच्चे की उम्र 6 माह पूरी हो जाए फिर करनी है। अब कई दफ़ा बच्चे आते हैं हमारे पास, उन्होंने 4 महीने पे 3.5 महीने पे शुरू कर देते हैं। उनसे जब मैं पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये आपने क्यों शुरू किया? कहते जी मेरी एक फ्रेंड है उसके कहने पे शुरू किया, या मोहल्ले की एक औरत थी उसके कहने पे शुरू किया। मैंने कहा ये जो आपने कपड़े पहने ये मोहल्ले की औरत के कहने पे लिए हैं? नहीं ये तो मेरी अपनी पसंद है, ये तो मैंने जाके बड़ा सर्वे किया उसके बाद लिए हैं। तो मैंने कहा बच्चे की ग़िज़ा के बारे में आपने किसी पूछा ही नहीं, किसी एक्सपर्ट से भी नहीं पूछा, कोई सर्वे भी नहीं किया। लोगों को ये लगता है कि अगर किसी और का भी बच्चा है हाँ जी और वो जिंदा है तो बस काफ़ी है। भाई सही। उनको भी तो देखें कि वो अपने बच्चों को कैसे लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, किसी को रोल मॉडल बनाना है तो पहले ये तो देख लो कि वो रोल मॉडल बनने के काबिल भी है कि नहीं। अच्छा वो ना फिर कई दफ़ा जब ये कहते हैं ना कि जी नहीं हमने बच्चे के मुंह में डालते हैं बच्चा खा लेता है, मैंने कहा ये चीज़ आपसे ज़्यादा अल्लाह ताला को पता थी। अगर अल्लाह के ख्याल में बच्चे को पैदा होते कोई चीज़ खानी चाहिए थी तो पैदा होते उसके दांत होने चाहिए थे, और दूध भी ना माँ पिलाती। दूध भी ना पिलाती। कई जानवर ऐसे हैं, मैमल्स हैं, उनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके दांत होते हैं, ठीक है ना, वो दूसरे हफ्ते या पहले हफ्ते दूध के साथ खाना भी शुरू कर देते हैं, चारा भी खाना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनका सिस्टम उस तरह का बनाया हुआ है। मैंने कहा उनका सिस्टम उस तरह का बना है, हमारा उस तरह का सिस्टम नहीं बना हुआ। अल्लाह ताला ने दांत ही 6 महीने 7 महीने के बाद इसलिए निकाले हैं कि उसी वक्त इसको चाहिए कोई चीज़ जो उसने खानी है, तो जब 6 महीने हो उसी पे देना चाहिए, पहले तजर्बे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनलेस आपका व्यूअर्स पीडियाट्रिशियन आपको कहे। कुछ केसेस होते हैं, बड़े रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चा फॉर एग्जांपल दूध से एलर्जीज हैं उसको, वो लैक्टोस इंटॉलरेंट है, अवेलेबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर फिर आपको उस हिसाब से मॉडिफाई करके गाइड करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन वो पीडियाट्रिशियन आपको बताएगा आपने नीमो कीम नहीं बनना और खुद नहीं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करनी। ठोस ग़िज़ा का आगाज़ किया, कैसे किया? अच्छा उसमें देखिए शुरू में बिल्कुल सॉफ्ट सी चीज़ घर में बना के दें। घर के इतनी चीज़ें आती हैं जो इजीली बनाई जा सकती हैं। कहते हैं कि पहले आपने सिर्फ एक चीज़ देनी है, जैसे अगर आलू है, या सबसे पहले तो कहते हैं कि चावल के साथ शुरू करना चाहिए। सफ़ेद चावल को आपने बॉयल किया और उसमें ना नमक डाला ना तेल डाला, कुछ नहीं डालना, सिर्फ चावल को बॉयल किया और बिल्कुल जो उसको जो उसका पानी है उसी के अंदर उसको ग्राइंड करके एक छोटी सी लेप सी बना ली और वो बच्चे को कराई। फिरनी टाइप सी चीज़ बना ली। लेकिन फिरनी का मतलब चीनी और घी और ये चीज़ें नहीं है व्यूअर्स। हाँ जी बिल्कुल सही। फिर एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ता आपने ये खिलाया, फिर अगले हफ्ते आपने सिर्फ आलू इंट्रोड्यूस कराया, फिर उसके अगले हफ्ते सिर्फ केला इंट्रोड्यूस। ये क्या सिस्टम है? इसमें होता यह है कि देखें इकट्ठी चीज़ इसलिए नहीं देते कि हु नोज़ के किसको किस चीज़ से एलर्जी हो। अच्छा, अगर आप शुरू कर देंगे एक तो ये नहीं पता लगेगा कि इसको क्या प्रॉब्लम हुआ है। आप 2-3 चीज़ें इकट्ठी शुरू कर देंगे, हो सकता है उसको मोशंस लग जाएं, उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए, उसका पेट फूल जाए, फिर आपको सारी चीज़ें बंद करनी पड़ जाएंगी। तो इसलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, उससे एक तो बॉडी यूज टू हो जाती है और दूसरा ये भी पता लगता है कि कौन सी चीज़ इसको सूट कर रही है कि नहीं कर रही। देखें अगर हर हफ्ते एक चीज़ ऐड करें तो 2 हफ्तों में जाके 8 चीज़ें बन जाती हैं, 8 चीज़ों का मेन्यू बन जाता है। अगर उसके बाद 1-2 महीने उन्होंने 8 चीज़ें देनी है तो 8 चीज़ें बहुत हैं। और देखें एक चीज़ जो सी ना हमेशा हम कहते हैं, कई दफ़ा लोग कहते हैं जी अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घर में आप 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच जो आप घर की चीज़ें पड़ी हैं ना उनमें से बना सकते हैं। जैसे चावल हैं, 2 चम्मच चावल से 2 चम्मच चीज़ें लेके, उससे साबूदाना लेके, सवैयाँ लेके, ये 1-1 2-2 चम्मच की बात है। ये कोई बहुत एक्सपेंसिव पड़ता भी नहीं लोगों को। लेकिन लोग प्रेफर करते हैं कि वो जिस तरह पैकेट में सीरियल बना हुआ आता है, आपको पता है वो बड़ा फेमस है, पहले दिन ही उससे से आगाज़ करते हैं और वही खिलाते चले जाते हैं और फिर डायरेक्ट सालन पे ले जाते हैं। हाँ उसमें देखें ना, एक तो वो चलो सीरियल्स तो आ गए, उसके अलावा भी टिन फूड्स आते हैं। अब देखो ये टिन फूड्स
इंडस्ट्री वालों ने वहाँ के लिए बनाए थे जहाँ के लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सुबह 6 बजे निकलते हैं, शाम को 7 बजे घर आते हैं। देखिए मैश हुई भी गाजरें भी आपको बोतलों में मिल जाती हैं। मुझे वाट इस चीज़ का चढ़ता है कि आज आप गाजर को मैश करके बोतल में डाल के अपने फ्रिज में रखें या बाहर रखें किसी अलमारी पे, 1-2 दिन क्या कुछ घंटों में उसमें से बू आ जाएगी, वो ख़राब हो जाएगा। अब वही गाजर मैश हुई भी बोतल में डाली हुई है और वो महीनों क्या सालों भी कभी कभी अलमारियों में बंद पड़ी रहती है लोगों की, और वो लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ये उनके जहन में नहीं आता कि ये चीज़ बच्चों को, मतलब उसमें पता नहीं कितने केमिकल डले हुए होते हैं। बिल्कुल सही। देखें कुछ चीज़ें थी ना, हर एक को अपनी सोसाइटी के हिसाब से मॉडिफाई करनी चाहिए। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे सब्जियाँ फ्रेश मिलती ही नहीं, उनको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। फ्रूट्स फ्रेश नहीं मिलते, अवेलेबल ही नहीं होते, उनको इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जिस कंट्री में, जैसे पाकिस्तान जैसा कंट्री है, पंजाब जैसा सूबा है, जहाँ पे सारा साल हर वक्त फ्रेश चीज़ें मार्केट भरी रहती, तो लोगों को थोड़ी सी एफर्ट करें तो फ्रेश चीज़ें इजीली मिल सकती हैं। भैया स्टेटस सिंबल भी लोग बना लेते हैं। अब मुझे याद है जब हमजा छोटा था, मेरा बेटा, अब तो माशाल्लाह 19 साल का हो गया, तो हम लोग जब उसको मैं एक दफ़ा ना इसी तरह क्या करती थी, पोर्शन बना लेती थी खाने के, तो एक पोर्शन उसका निकाला खाने का और उसको खिलाने बैठी, तो मेरी बच्चे आपस में खेल, छोटे छोटे बच्चे सारे थे, तो मेरी एक दोस्त जो है उसने एक बोतल निकाली, उसको कटक करके खोला और उसमें से खिलाई। मैंने कहा क्या खिला रही हूँ? मैं हमजा को खिला रही थी इसी तरह चावल की वो जो बनी हुई मैश हुई चीज़। कहती है मैं इसको खिला रही हूँ सेब और बनाना मैश। ठीक है। मैंने कहा ये तो बोतल में बंद है। कहती है हाँ ये रेडीमेड मिल जाता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन यू नो इट्स ईजियर। मैंने दिल में सोचा कि सेब और केले को तुम मैश नहीं कर पाई, सही, फ्रेश को सही, बोतल में क्यों, बोतल का क्यों यूज कर रही हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें जो जितना भी हम कहना कि जो कुक्ड हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स के साथ जो बोतलों में बंद हैं, उसको जितना भी करें ना कुछ उसको फिर भी आपको करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। उसकी प्रोसेसिंग में उसमें से विटामिन ज़ाया होते हैं, चीज़ें ज़ाया होती हैं, फिर कुछ ना कुछ केमिकल्स जाते हैं। हु नोज़ कि किसको किस केमिकल से एलर्जी है, और वो नहीं पता लगेगा कि अब है, हो सकता है वो अब खा रहा है, उसको 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद किसी ने बहुत ज़्यादा एक तरह का केमिकल वाली फूड खाई है, उसको किसी चीज़ का कैंसर हो जाए, लेकिन ज़ाहिर है कि एक्स्ट्रा केमिकल गया ना। उसकी बजाय अगर आप फ्रेश फूड लेके घर में करें, थोड़ी सी एफर्ट चाहिए। मैंने यही कहना कि देखें वो चीज़ें कुछ इंडस्ट्री ने बनाई थी उन लोगों के लिए जो सुबह के गए रात को वापस आते हैं घर में, और बहुत हाईली इनकम है, पूरे की पूरी सोसाइटी के बहुत पैसे हैं। बच्चे को भी उन्होंने लुक आफ्टर नहीं करना, उसके पास दे गए, हाउस कीप के पास दे गए, किसी के पास दे गए, तो उसने नकाला दे दिया। लेकिन जहाँ पे मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर किसी का ये ख्याल है कि कमज़ोरी या जो ये बच्चे का कद ना बढ़ना, वज़न ना बढ़ना या मेल न्यूट्रिशन की वजह गुर्बत है, तो गुर्बत नहीं है। गुर्बत एक हद तक है, उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों की एफर्ट नहीं है, या काहली है, सुस्ती है इसमें, अदरवाइज बाकी इतने बड़े इश्यूज नहीं है इसमें। और बेसिकली ये चीज़ें बनती हैं फाउंडेशन आपके बच्चे की। बिल्कुल सही। अब आप इसके अंदर अगर फनकारी ऐड कर दें, 6 माह के बच्चे के हाथ में आपने, मतलब 6 माह नहीं चले 8 माह के बच्चे के हाथ में आपने फ्रेंच फ्राई पकड़ा दिया, तो जाहिर ही वो सिंपल बॉयल आलू को क्यों खाएगा? वो उस नमक से भरे हुए, उस तेल में फ्राई हुए आलू का इंतखाब करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा फिर ये देखें जो जंक फूड की आदत इसी स्टेज पे डलती है। बिल्कुल सही। बच्चे ने नए खाना शुरू किया, बेटा चॉकलेट खाओ ना, बेटा सॉफ्ट ड्रिंक पियो ना, फीडर में सॉफ्ट ड्रिंक डाल देते हैं काली वाली। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जो जंक फूड होता है, जंक फूड की एक मेन जो इसकी डेफिनेशन है ना, उसका हिस्सा है कि ये हाईली जो है ना, ये इसका टेस्ट उन्होंने इस तरह डेवलप किया होता है बच्चों में कि वो बच्चों को इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद हो, मतलब अच्छा लगता है। जब वो एक दफ़ा लेते हैं ना तो उनको लगता है बस यही चीज़ अच्छी है। उसमें साल्ट भी होता है, उसमें ऑयल भी होता है, सैचुरेटेड उसमें हाँ सैचुरेटेड फैट्स होती हैं, कईयों में शुगर होती है, उससे इमीडिएटली ना एक टेस्ट बड़ा अच्छा सा फील होता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं अब आपने यही खाना है। लेकिन स्टंटिंग फिर क्यों हो रही है? हाँ उसका देखें स्टंटिंग इसलिए फिर होती है कि एक तो जब कोई ज़्यादा इस पर यूज टू हो जाए, ठीक है ना, जब ज़्यादा यूज टू हो जाता है तो इसमें जैसे अभी हमने बात की ना कि इसमें साल्ट है, इसमें कुछ फैट्स हैं, शुगर और इसमें शुगर है, लेकिन इसमें बाकी चीज़ें तो नहीं है ना, बैलेंस डाइट तो नहीं है। अगर एक बंदा फ्रीक्वेंटली वो लेता रहेगा तो उसको जो बाकी विटामिन्स जाने हैं, उसको बाकी जो मिनरल्स जाने हैं, उसको जो प्रोटीन जानी है, उसको जो कार्बोहाइड्रेट्स जाने हैं, एक बैलेंस तरीके से
वो तो उसमें नहीं जाएंगे। जब उसमें नहीं जाएंगे तो जो शुगर है उसकी वजह से उसका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। जब वेट गेन होना शुरू हो जाएगा तो वेट गेन तो ज़रूर होगा, लेकिन बाकी चीज़ें तो उसकी ठीक नहीं होंगी। अगर किसी की स्टंटिंग हो जाती है तो क्या इसको ठीक किया जा सकता है? देखें, अगर क्या ये काबिल इलाज प्रॉब्लम है? बिल्कुल छोटे कद का देखें, इनिशियली पता तो उसी वक्त लग जाता है, 4, 5, 6 साल की उम्र तक पता लग जाता है, ये बाकी बच्चों की निस्बत छोटा है। तो उसी वक्त उसको आइडेंटिफाई करके कि इसमें क्या कॉज है। इसमें कॉज देखें, कुछ रेयरली ये भी हार्मोनल कॉजेज़ भी होती हैं कि कुछ बच्चों के हार्मोन्स नहीं सक्रीट हो रहे, कुछ बच्चों में हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है, वो ज़रा रेयर कॉजेज़ है, लेकिन वो भी आइडेंटिफाई हो जाती हैं टाइमली, अगर पेरेंट्स टाइमली हैं। और बाकियों में तो इसकी वजह से, फूड की वजह से, लैक ऑफ आप कह लेंगे एक्सरसाइज की वजह से, इन चीज़ों की वजह से होती है। जब वो कॉज आइडेंटिफाई हो जाती है, आप कॉज को ट्रीट करें तो डेफिनेटली लोगों के कद बढ़ते हैं और बढ़ते आए, हमेशा बढ़ते रहे हैं लोगों के कद। लेकिन एक हद तक, जब 12 कई दफ़ा लोग आते हैं ना 15 साल की उम्र में, उनका ख्याल आता है जी 15 साल के देखो जी बच्चा हेल्दी। असल में माँ बाप इस चीज़ का इंतजार में लगे रहते हैं ना कि ज़रा बड़े होंगे। वो अक्सर कहते हैं ना कि हो जाता है, कभी कभी हाइट स्लो हो जाती है, फिर एकदम से निकलती है। व्यूअर्स, ये तो नहीं होता ना कि एक बंदे का 1 फुट हाइट निकल आई एक महीने के अंदर। तो बात ये है कि उसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ती है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपका बच्चा वेट में बहुत कम है या वेट में बहुत ज़्यादा है, उसका कद नहीं निकल रहा है, ये इश्यूज़ हो रहे हैं, तो अपने बच्चों के जो मुआलिज हैं, जो पीडियाट्रिशियन हैं, जो प्रोफेशनल है इस फील्ड में, उनसे रब्ता करें। हो सकता है वो आपको किसी चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट या चाइल्ड डाइटिशियन के पास भेजें या आपको खुद गाइड करें कि आप ये चीज़ें करें। लेकिन जाएंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा। और घरेलू नुस्खे अपनी जगह, लेकिन अगर एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके बच्चे की हेल्थ मुतासिर हो रही है तो फिर डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर साहब, आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए? देखें, उससे पहले मैं एक छोटी सी और बात और जंक फूड का दिमाग पे असर। हाँ जी, अच्छा, एक चीज़ मैं छोटी सी ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है, हाइपोथायराइड है, उनका कद भी नहीं बढ़ेगा। हाइपो एंड हाइपर दोनों होते हैं। हाँ जी, चब्बी से हो जाएंगे, वेट उनका ऐसे लेगा, स्लो हो जाएंगे, कद नहीं बढ़ेगा। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी। फिर एक बीमारी है सीलिएक डिजीज़, गंदम से एलर्जी टाइप। क्योंकि हर चीज़ में ग्लूटेन शामिल होता है, तो बच्चे खाते रहते हैं, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं करते, वो उनका कद भी छोटा रह जाता है, मेल नरिश रह जाते हैं। तो इसलिए ये 2-3 बीमारियों को आइडेंटिफाई करवाना बहुत ज़रूरी है, रादर देन लेट हो जाए। इसीलिए मैंने कहा कि मुस्तनिद डॉक्टर से बच्चों के मुआलिज से रुजू करें, वो आपको गाइड करेंगे और वो तशखीस करेंगे और फिर उसका इलाज बताएंगे। घर पे बैठ के गूगल चैट जीपीटी के थ्रू नीम हकीम नहीं बनना। फिर 13-14 साल की उम्र के बाद तो बोन्स वैसे जुड़ जाती हैं, लॉक हो जाती हैं। उसके बाद अब जितनी भी एफर्ट करें, बच्चा मोटा तो ज़रूर हो सकता है, लंबा नहीं हो सकता। तो व्यूअर्स के लिए मेरा मैसेज ये है कि एक तो थोड़ी सी एफर्ट करें अपने बच्चों पे, क्योंकि देखें बच्चे आपका मुस्तकबिल हैं, आपका मुस्तकबिल है तो सोसाइटी का भी मुस्तकबिल है। आप उन पे एफर्ट करेंगे, उनकी हर चीज़ पे एफर्ट करें, उनकी जैसे पढ़ाई पे एफर्ट करते हैं, उनकी खुराक पे भी एफर्ट करें। ये जितनी जंक फूड होती है, ये आपके मेंटल इश्यूज़ भी बनाती है, आपको डिप्रेशन में लेके जाती है, आपको एंग्जाइटी में लेके जाती है, आपकी नींद का मसला होता है। उसकी बजाय आप घर की हेल्दी फूड दें, बच्चे आपका सेहतमंद रहेंगे, उनका कद भी बढ़ेगा, वो मेंटली भी ठीक रहेंगे, बिला वजह लड़े झगड़ेंगे भी नहीं लोगों के साथ, और सोसाइटी का अच्छा शहरी बनेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आज मुझे बड़ी सेटिस्फैक्शन हुई है इस टॉपिक पे बात करके, क्योंकि व्यूअर्स हम हमेशा ये बात करते हैं जंक फूड बहुत बुरा है, बट ये नहीं बात करते कि एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पे बात शुरू कहाँ से होती है। और आई एम वेरी सॉरी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा और मैं खुद भी माँ हूँ, जब हम ये बात कहते हैं ना, अब जैसे मेरा बेटा हसन है, वो खाने में के मामले में बड़ा तंग करता है, कभी किसी चीज़ पे बोलता है, कभी, जबकि मैंने वो सारी चीज़ें उसके साथ भी की जो हमजा और नूर के साथ की, वो सब कुछ खाते हैं। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने उसके साथ फूड शोज़ देखने शुरू कर दिए, एवरीबडी लव्स फिल और इस तरह के प्रोग्राम्स, समबडी फीड फिल हो गया, इस तरह के प्रोग्राम्स होने शुरू हो गए, मास्टर शेफ देखना शुरू कर दिया, उसका खाने में इंटरेस्ट पैदा शुरू हो गया। अब वो चीज़ें ट्राई ज़रूर कर लेता है। हाँ, 10 में से 2 ही उसको पसंद आती हैं, लेकिन प्रोटीन अगर खिलाना है तो उसकी 10 वेरिएशंस ट्राई कराऊंगी, जो उसको 2 पसंद आएंगी, फिर मैं उसके ऊपर वर्किंग करूंगी और फिर अगली की तरफ जाऊंगी। व्यूअर्स, औखे बच्चे सबके होते हैं, हर बच्चे के अपने नौयत के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन हमने एडजस्ट करना है क्योंकि बड़े हम हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अलसी की, यानी कि फ्लैक्सीड की और उसकी अफादियत की, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे अलसी की, लेकिन अलसी जिसको हम फ्लैक्सीड भी कहते हैं। बच्चों की हेल्थ एंड फिटनेस की बात कर रहे थे, बच्चों की स्टंटिंग को रोकने की बात कर रहे थे, तो उससे ही रिलेटेड अगर हम कनेक्ट करें टॉपिक, तो बात यह है कि बड़ी चीज़ें ऐसी हैं
जो हम बचपन में यूज़ करते थे, जो हमने अपने बच्चों को कभी ट्राई भी नहीं करवाई। किचन में पहले बढ़ते हैं क्योंकि हमें किचन की ज़रूरत होगी, तो हमने शेफ़ तैयबा को भेजना है और उन्होंने बड़ी फास्ट फॉरवर्ड पे अपनी डिश भी तैयार कर ली। जी बिल्कुल। व्यूअर्स, कीमा कोयला कढ़ाई जो है वो तैयार है और आप इसको लच्छा पराठा या फिर नान के साथ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक सवाल जी, क्या आप अलसी का इस्तेमाल पर्सनली खुद करती हैं? बिल्कुल करती हूँ, लेकिन सवाल, आपके बच्चे करते हैं यूज़? बच्चे नहीं करते। चखी है कभी उन्होंने अलसी? नहीं, वैसे ऐसे नहीं, मतलब डायरेक्टली नहीं, वो मतलब उसमें लड्डू नहीं जो हम बनाते हैं उसके पिनिया वो उस फॉर्म उस फॉर्म। बट आपको पता है आजकल अगर किसी के सामने पिनियों की बात भी करो तो उनको पता भी नहीं होता कि पिनिया का है। हाँ, एनर्जी बॉल, सुपर बॉल्स के नाम से, लेकिन वो खाते बड़े ही हैं। जी ऐसे। तो जिस चीज़ की अगेन आदत नहीं पड़ेगी छोटी उम्र पे, आगे जाके कोई क्यों उसको ट्राई करेगा, उसे पसंद करेगा। बिल्कुल ऐसे। सो राइट टाइम पे चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराना। थैंक यू सो मच। अब क्योंकि हमें किचन में भी जाना है, ये जो इस वक्त हमारे साथ मेरी बड़ी प्यारी बहन हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, ये पूरे सेट पे घूमती हैं और हम सबको घुमाती हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारी बहुत ही लाडली, हमारी बहुत ही फेवरेट हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथ, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कहती हैं कि खुराक में ही शिफा है और खुराक से रिलेटेड चीज़ों से ही आप सिर्फ अपनी इंटरनल हेल्थ नहीं, अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी को भी इन्हांस कर सकते हैं। मैम नईमा राव हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हो दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप सबकी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक। अच्छा नईमा जी, अभी ब्रेक से पहले आप भी सुन रही थी कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बच्चों की स्टंटिंग या थी कि कद क्यों नहीं निकल रहा और वेट बढ़ जाता है, कद नहीं निकलता। बिल्कुल, ऐसे फैल जाते हैं, ऐसे नहीं होते। ऐसे नहीं होते। अच्छा, बच्चा बहुत अंडरवेट हो जाएगा। बिल्कुल। तो अलसी तो दूर की बात, बच्चों को नॉर्मल डेली लाइफ की ग़िज़ा नहीं दी जाती, बस जंक फूड, कूड़ा कचरा, सारा कचरा। मैदे को ना एक्चुअली हमने, ठीक है, अपने हाथों से अपने बच्चों के मैदों को भी और हमारे अपना भी जो स्टमक है उसको हमने डस्टबिन बना दिया, ठीक है, डस्टबिन बना दिया कि उसमें सिर्फ हम कचरा डाल रहे हैं, हेल्दी चीज़ें आसपास भी नहीं गई। इसीलिए बच्चे वक्त से पहले, मैं तो कहती हूँ कद तो दूर की बात है, फैलना दूर की बात है, बच्चे वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं, उनसे उठ के चला नहीं जाता। मैं यही तो हम लोग बात कर रहे थे पहले कि आप ये देखें कि बच्चों के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। बच्चों के बाल, अभी ब्रेक में डॉक्टर साहब से आपके आने से पहले मैं ये बात करी थी कि डॉक्टर साहब बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं। कहते हैं जुगन ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। डेफिनेटली ये इसलिए नहीं हो रहे कि जो कहते हैं कि हमारी फैमिली में बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका मतलब है कि आप सब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का शिकार हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैं सुन रही थी बैठी, बहुत अच्छी गुफ्तगू थी मेरे से पहले वाली सेगमेंट, उससे रिलेटेड ही ये सेगमेंट है, ठीक है। यही वही जिस तरह बायोटिन की बात हो रही है, हमारे क्या होता है कि बाल गिरे, आपने बायोटिन फलां प्रोडक्ट ले लें, फलां ले लें, फलां ले, हम एक्चुअली उसके पीछे लग गए हैं, हमने असल को छोड़ दिया। मेरा जो काम है, मैं सिर्फ आप लोगों को ना रिमाइंड करवाती हूँ, दिस इज ये आप इधर आए, बैक टू नेचर मेरा स्लोगन है। मैं सिर्फ ये कि फूड जो खुराक है ना उसको खुराक बिल गिज़ा, मैं गिज़ा जो है उसमें इलाज ढूंढती हूँ। और जो अलसी आज का आपका टॉपिक है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। अलसी देखें, कुदरती जो चीज़ें हैं ना हमने उनको अपने तरीके से मॉडिफाई करके और उनका आप ये कहें कि उनका हुलिया ही बदल दिया है, बिल्कुल। लेकिन आज का जो ज़माना है, हुलिया बेशक बदले, लेकिन आज का जो ज़माना है, जो हमारे बच्चे हैं जिनकी हाइट नहीं निकल रही है, जो टाइम से पहले बड़े हो रहे हैं, ठीक है, जिनके टाइम से पहले गंजपन आ रहा है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, सारी की सारी वही चीज़ें जो बच्चों से आपने मेरे से पहले जिस सेगमेंट में की थी वो बिल्कुल उसी तरीके से आज जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, बच्चे अपनी पसंद का खाते हैं, जो पसंद है वो खाना, जो नहीं पसंद है वो नहीं खाना। असल में हमारा तो जान पसंद किसने कराई? हाँ जी, हमने, माओ ने। अगर आप बच्चे के मुंह में पिन्नी डालेंगे अलसी की, बिल्कुल, तो उसको पिन्नी का टेस्ट पसंद आएगा। अगर आप उसके मुंह में चॉकलेट डालेंगे, बिल्कुल, पैकेट वाली या बिस्किट डालेंगे तो वो बिस्किट खाएगा, बिस्किट का। लेकिन देखें ना आजकल, अब से थोड़ा सा 10 साल पहले चले जाएं, जब ये नए नए मोबाइल आए थे तो एक ट्रेंड चल गया था, जो बच्चे छिले में थे ना उनके सामने वीडियो लगा के तो उनको खाना खिलाया जा रहा था। खाना पता खाया कहाँ से जाता है? जब यहाँ से हमें सिग्नल मिलता है, जो चीज़ हमारे मुंह में जा रही वही हमारे अंदर अच्छा सा वर्क करती है। हम क्या करते हैं, ध्यान हमारा कहीं होता है बच्चे का। देखें हमने बच्चे को बचपन से ही आदत डाल दी है, तो वो आप वाली बात है कि आपने बच्चे को टेस्ट डेवलप करवाना है, बच्चे को उसके बारे में। लेकिन अब टाइम बहुत निकल गया है, लेकिन फिर भी टाइम हमारे हाथ में है, ठीक है। आप उसको जिस तरीके से मर्जी, जो बालों का मसला है, जो आपके दांतों का मसला है, आपकी आई साइड का मसला, इवन कि आपकी आई लैशेज, आंखों की पलकों के बाल गिर रहे हैं, जुगन सर के बाल तो गिर ही रहे हैं, जो पलकों के बाल भी गिर रहे हैं, गंजी हो रहे हैं। एक वो बड़ी शदीद वायरल वीडियो हुई है, वो जो आप एक हेयर जेल बनाती हैं, हेयर जेल, बिल्कुल, उसके साथ अलसी के साथ, उसी तरह आप जो फेस की एक क्रीम बनाती है, बिल्कुल, लोग कोरियन ग्लास स्किन के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो नेचुरल, बिल्कुल 100%। देखिए एग प्रोटीन, ठीक है, एग कंप्लीट प्रोटीन,
आपके पास अलसी है, अलसी के अंदर प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ओमेगा 3 6 है इसके अंदर, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, और हम उसी से खवातीन के बनाएंगे। लिए तो बेसिकली बेहद जरूरी है, बिल्कुल शदीद जरूरी है। शदीद जरूरत अच्छा है। यहाँ पे एक और एडिशन करूंगी व्यूअर्स, प्लीज वो लोग जो फ्लैक्स सीड का नाम सुन के इंपोर्टेड ब्रांड्स के फ्लैक्स सीड मंगा रहे होते हैं, प्लीज खुदा का वास्ता है व्यूअर्स, क्या हो गया? मतलब अलसी थोक के हिसाब से पंसारी की दुकान से मिल जाती है, नॉर्मल किसी ग्रोसरी स्टोर पे भी जाएं तो उन्हें कहे अलसी चाहिए तो इतनी ज्यादा आपको मिल जाती है सस्ती आज अमाउंट मैं में। 20 रुपए की अलसी लेके आई हूँ। 20 रुपए की अलसी में 15 दिन का इलाज हम करेंगे। किसका? स्किन का, बालों का, आपकी आंखों के जो बाल हैं, पलकों का, और आपके घुटनों के दर्द का। सिर्फ कितने रुपए की अलसी में? 20 रुपए की अलसी लेके आई, हमारे थोक के हिसाब से मिलती है। तो वही तो बात है ना व्यूअर्स, आप सडनली बिकॉज आप फ्लैक्स सीड खरीद रहे हैं और अलसी नहीं खरीद रहे, नाम अंग्रेजी में ले लो या उर्दू में ले लो, बिल्कुल बात वही है। और अलसी का इस्तेमाल आना चाहिए इम्पोर्टेड और महंगा। मतलब मैंने एक दिन अपनी दोस्त के घर गई तो उसने ना एक पैकेट में अंग्रेजी टाइप में लिखा हुआ था फ्लैक्स सीड और सारा कुछ उसमें लिखी हुई थी चीज़ें। मैंने कहा ये कहाँ से लिया? कहती है यार ये मैं बाहर से लेके आई थी। मैंने कहा क्यों, बाहर बेहतर अलसी मिलती है? कहती है व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा जान फ्लैक्स सीड का उर्दू में नाम अलसी है। अच्छा, मैंने कहा कितने की ली? इतना पैकेट 1800 रुपए का। ओह माय गॉड, जो हमारे कम ज्यादा 150 रुपए की। मतलब इतना पैकेट 1800 रुपए का तो नहीं, वो 250 ग्राम का था। अच्छा जी, 250 ग्राम 250 ग्राम का पैकेट था, उसमें 250 ग्राम था, यानी कि 100 रुपए, 100 रुपए। मैक्सिमम 100 रुपए, महंगी जगह से भी लो मैक्सिमम तो 100 रुपए लगा 100 रुपए की चीज के आपने 1800 रुपए दिए, क्यों? क्यों? हर बंदा बात कर रहा है brand बैसल conscious। सीड्स बहुत अच्छे है, भाई तुख मलंगा जाओ खरीदो सस्ता, ब्रांड कॉन्शियस। ठीक है, एक्चुअली मैं एक बात करूंगी, हम यहाँ कॉम्प्लेक्स हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, ब्रांड कॉन्शियस है। ब्रांड कॉन्शियस है। मैं ये कह रही ब्रांड कॉन्शियस नहीं, कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं कि हमने देखा देखी ब्रांड पे अपने आप की तबाही कर ली है। इवन के जो हमारा फ्यूचर है ना, जो हमारा ब्राइट फ्यूचर है, जो हमारे बच्चे, हमने उनकी तबाही कर ली है कि हमने उनको भी ब्रांड कॉन्शियस कर दिया कि बच्चे अब मुंह ही नहीं लगाते किसी चीज़ को। बच्चों को आप लाख फायदा बताएं, आप 1000 फायदा बताएं कि देखिए बेटा ये खाने से ये होगा, ये नहीं, उनका टेस्ट डेवलप हमने ऐसा से कमतरी में कर दिया है कि नहीं, अगर उसका बच्चा ये खा रहा है तो हमारा बच्चा भी ये भाई खाएगा। वो फलां के बच्चे देखो ना, वो भी तो हर वक्त नगट्स ही खाते हैं। हाँ, तो अगर अल्लाह ना करे तो बस तकवार किसी तौबा और का इस्तगफार। बच्चा कुएं में छलांग मारेगा तो आप अपने बच्चे को कहें बेटा वो बड़े ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं, आप भी कुएं में छलांग मार दो। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल नहीं। देखें, इन्हीं चीज़ों से असल में टाइम जो है ना जुगन, वो टाइम अभी भी हमारे हाथ में है कि हम अपने आने वाली नस्ल की, मौजूदा नस्ल की, हम माएँ हैं, ठीक है, हमारे जैसी माएँ हैं, हमने उनकी काउंसलिंग करनी है। मैं एक ही बात पे जोर देती हूँ क्योंकि मैं खुद करती हूँ। मैं अपने बच्चों, मेरे बच्चे भी सब बच्चों जैसे हैं, ठीक है, वो भी कहते हैं कि हमने फलां चीज़ खानी, फलां चीज़ खानी। मैं काउंसलिंग करती हूँ कि बेटा इसके खाने से ये नुकसान होगा, टाइम से पहले वक्त खत्म हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे बच्चों को डराती हूँ, काउंसलिंग करते हैं। अब आइए आते हैं- जरा हम इस तरफ चलते हैं ताकि मैं चाह रही हूँ कि विजुअल भी व्यूअर्स को मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। आज मैंने आपको इसीलिए अकेले बुलाया बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है कि आई नो कि हर बंदा, आप भी बात कर सकती हैं, हमारे फैसल, डॉक्टर फैसल हैं, हकीम साहब हैं, हमारे नैयर आप हैं, सारे लोग हैं, बिल्कुल, हर बिल्कुल। बंदा अलसी की तारीफ करता अलसी की है, तारीफ, लेकिन आप अलसी। किसी एक बंदे को वो कहते हैं ना पल्लू पकड़ लें, आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी व्यूअर्स, आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि ये टॉपिक इतना ज़्यादा क्या कहते हैं इसको, बड़ा है कि आप इस पे जितना चाहें आप काम कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये बताइए कि अलसी को जब कंज्यूम करना है, अगर ठीक मैंने है। खाना है, कुछ लोग कहते हैं कि एज इट इज खा लो, नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि टोस्ट करके खाओ, कुछ लोग कहते हैं ग्राइंड करके खाओ, सही तरीका क्या है खाने का? मैं अगर देखें, जो लोग कहते हैं ना कि एज इट इज़ खाओ, तो मैं उस हक में नहीं हूँ, क्योंकि मैं बात करती हूँ अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर, ठीक है, मैं अपनी तजर्बों के ऊपर बुनियाद वो बात करती हूँ। हाँ वो जी, वाली जेल है, ये वो वाली जेल है, ठीक है ये ना। मैं लेके जा रही हूँ, हाँ डेफिनेटली, ये मैं लेके जा रही हूँ, ये मैं पहले एक्सपेरिमेंट घर पे ट्राई करूंगी, ट्राई करो बड़े इसको। मजे की होती है भाई, ये बहुत कसम से वो जिस तरह घर। और दिखाएं। बाय द वे, अगर आपके बच्चों को स्लाइम से खेलने का बहुत शौक हाँ, तो ये है खिलाएं, और हाँ, तो- आप उनको ऑर्गेनिक स्लाइम की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो आप ये लाएं। इससे अच्छा है ही नहीं कोई। और ये ना तो उस तरह से चिपक के गंद मचाता है जो नहीं, स्लाइम मचाती है, स्लाइम मचाती और है। इसके अंदर आप थोड़ा सा फूड कलर डाल दें, फूड कलर भी डाल आपकी दें। नेचुरल, जिस तरह मैं कहती हूँ ना, आटे को मिक्स करके और थोड़ा सा उसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल के, आप उसके अंदर अगर टेल्को पाउडर डाल के, पानी डाल के उसको मिक्स करके गूंद लेते हैं तो वो प्लेडो बन जाती है। प्लेडो बन जाती है। इसका एक और फायदा बताऊं, आपने बताया सारा ठीक है, बच्चों को नेचुरल चीज दें तो खेलने जो के खेल रहे लिए, होंगे whatever, हाथ भी उनके कितने हाथ अच्छे भी, moisturize हो हाथ जाएंगे। भी एक्चुअली ये बात थी। अब बच्चे अच्छा, अगर देखें, इस तरह खेलेंगे खेलेंगे, स्लाइम के साथ तो उनके उस हाथ है स्लाइम ना- से केमिकल जा रहा है,
केमिकल जा रहा है, इससे कोई केमिकल नहीं जा इससे रहा। उनकी स्किन भी अच्छी, अगर मुंह में लेके जा रहे हैं वो हाथ, तो उनकी सेहत भी अच्छी हो रही है। ठीक है, ये बात है। अच्छा, सबसे पहले जो मैं बात करूंगी ना अलसी की, आपने बात की किस तरीके से खानी चाहिए, साथ साथ में मैं एक फेस मास्क बता रही हूँ, क्योंकि हम पाकिस्तानियों को ना एक क्या कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स है कि हम काले, हम सांवले, हमें गोरा होना है। ठीक है, आपकी कोरियन ग्लास स्किन बनेगी किससे? फ्लैक्ससीड जेल, ऑलमंड, ठीक है, ये मैंने सोक करके रखे हुए थे, और थोड़ी सी हम डालेंगे इसके अंदर हनी, बस ये 3 चीज़ें, और देखिएगा आप किस तरह आप ब्राइट हो जाएंगे। साथ साथ में मैं बताती रहूँगी, आपका क्वेश्चन था कि ये मुझे बताएं कि खानी कैसे चाहिए। अलसी डायरेक्ट नहीं खानी चाहिए, ये मेरा अपना पर्सनल ज़ाती एक्सपीरियंस है। आप लोगों ने, मेरा अपना तजर्बा है, ठीक है ना, मैं अपने तजर्बों की बुनियाद पर बात करती हूँ, और मैं एक कम अज़ कम 100 नताइज लेती हूँ। अच्छा, इसको खाना चाहिए अपने, हाँ ये आप खाएं, इसको आपने खाना चाहिए 1 टाइम ज़रूर रोस्ट करना चाहिए। ठीक है, हल्का से इसको रोस्ट करें, रोस्ट करके दोबारा रोस्ट करने की जरूरत नहीं, 1 टाइम हल्का सा आपने इसको रोस्ट करना है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको रोस्ट करें, रोस्ट करने के बाद आपने इसको, फिर आप चाहें तो डायरेक्ट भी खा सकते हैं। डायरेक्ट खाने की देखिए एक इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि आप डायरेक्ट जब उसको रोस्ट करते हैं तो उसके ऑयल्स रिलीज उसके ऑयल्स रिलीज और आप उसको होते बेशक हैं, थोड़ा सा ना ग्राइंडर में पाउडर ना बनाए, हल्का सा उसको ग्राइंड कर दें, बस, तो वो बिल्कुल जो है ना सब अलसी खुल जाए। हाँ। सिर्फ अलसी खुल जाए, सिर्फ इतनी सी। लेकिन हमारे जो था ना पुराना जमाना, मेरी नानी के दौर का, उसमें बनती थी अलसी की जो जेल बनती थी ना, अलसी की पिनिया जिसको हम बोलते हैं, वो अलसी को सिर्फ भूनते थे, उसकी वजह से जो अलसी कड़कड़ा जाती थी ना, उसकी डायरेक्ट बनती थी, वो अलसी का आटा नहीं बनाते थे। ये बन गया, ठीक है। इसके अंदर आप थोड़ा सा ये डाल दें, ठीक है, ये देखिए अलसी की जेल आप लोगों के सामने डलेगी इसके अंदर। अगर आपका एंटी एजिंग, आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है और आप एंटी एजिंग इफेक्ट चाह रहे हैं, एंटी एजिंग के लिए आपने इसके अंदर, जिस तरह मैंने अलसी की जेल डाली है, स्किन को हाइड्रेट भी करेगी, ब्राइट भी करेगी। आप इसकी जगह एग वाइट डाल सकते हैं, तो आपकी स्किन हाइड्रेट, ब्राइट और बहुत ही खूबसूरत और प्लम हो जाएगी। अगली जो चीज़ जाएगी आपकी स्किन को सॉफ्ट और सूदिंग इफेक्ट देने के लिए, वो जाएगा हमारा एलोवेरा, थोड़ा सा इसके अंदर ऐसे, ठीक है। ये एलोवेरा निकालने का मैं आपको तरीका भी बता देती हूँ कि आपने एलोवेरा की जेल कैसे निकालनी है। ये आप देखें जुगन, ऐसे करके आपने थोड़ी सी स्पेस देंगी आप मुझे, ये लीजिए, ये देखें इसके लम्स भी नहीं आएंगे और इसकी जो जेल होगी वो इजीली, ये देखिए मेरे हाथों से निकल के जितनी हमें जेल चाहिए थी वो सारी जेल जो है वो आ गई है। ठीक है, ठीक हो गया। ये जेल मैंने इसके अंदर कर दी, इतनी सी जेल बस आपको चाहिए, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं। ये एक ऐसा आपका मास्क बन गया है, आपने शादी अटेंड करनी है, ठीक है। और ये देखिए, ये सॉरी, ये देखिए अगर आपके हाथ पे लगा रह गया है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये मैं आप मॉइस्चराइजर की तरह इसको लगाएं, ठीक है। ये एक बेहतरीन किस्म का, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा मास्क बनाया आपने। अच्छा, अगली चीज़ अगर हम अलसी की बात करेंगे, ये देखिए अलसी को मैंने क्या किया था, इसको मैंने रात को तकरीबन 2 चम्मच अलसी, देखिए फूल की कितनी हो गई। ये मास्क निकाल दें, रिमूव कर दें, ठीक है। इसके अंदर से 2 चम्मच मैंने अलसी ली थी, 2 चम्मच अलसी, 20 रुपए की टोटल अलसी, मैं आगे किचन में भी आप लोगों को चल के दिखाऊंगी। 20 रुपए की टोटल मैंने अलसी ली, उसके अंदर 2 चम्मच अलसी मैंने लेके बेहतरीन किस्म का, देख रहे हैं कितनी इसके अंदर जेल है, कितनी इसके अंदर जेल, ये आपकी स्किन की जो बारीक रिंकल है ना, उनको बिल्कुल रिमूव कर देगा, आपकी स्किन को एकदम से ब्राइट और टाइट कर देगा। लेकिन आपने इसको कंटिन्यू 15 दिन करना है। 15 दिन के अलावा अगर आप चाहें कि 15 दिन से पहले रिजल्ट आ जाए तो ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक जो चीजें होती हैं उनके, आयुर्वेदिक, आपने सही कहा था, मैं घुमाती हूँ, आप घुमाती हैं पूरे सेट पे। मैं ये कह रही कि आयुर्वेदिक जो चीजें होती हैं ना, उनका रिजल्ट थोड़ा सा देर से होता है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता और है, आपको डैमेज नहीं करता। अच्छा, ये एक आपकी ऐसी जेल बन गई जो आपकी ख्वाहिश है कि आप कोरियन ग्लास स्किन, ठीक है, चाहते हैं। ये देखिए जुगन, मैं इसको अप्लाई करके अब आपको दिखाऊंगी कि ये इसके बादाम के जो हैं, ये साथ में आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगी, ब्राइट भी करेगी, टाइट भी करेगी, और दूसरी इसके अंदर एलोवेरा और जो अलसी वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेंगे। जो मेकअप करने के बाद या सन टैन होने के बाद या वैसे पानी की कमी की वजह से आपकी स्किन जो है वो एक कहते हैं ना कि श्रिंक हो जाती है, तो ये श्रिंक आपकी स्किन, देखिए ना, ये हटेगा आपकी स्किन के ऊपर से, ठीक है, ये चिपक जाएगा, ये ऑलमोस्ट चिपक जाएगा। और साथ साथ में आपने क्या करना है, जब हो जाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट, तो फिर आपने सर्कुलेशन हवा में ऐसे 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 आपने देखिए, अभी थोड़ा सा क्योंकि मैंने तो फ्रेश लगाया है ना, इस तरीके से आप लोगों ने अभी बन के उतर जाएगा, आप इंस्टेंट रिजल्ट देखेंगे। अभी इंस्टेंट रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी कितनी देर हुई है, ज्यादा 30 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर ही आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। दोनों हाथ ही मेरे हैं, ठीक है, दोनों हाथ ही मेरे हाथ है,
दोनों जिसको हाथ ही हमने मेरे वो ये किया है, देखें अभी। और ये कितने देखें darker skin। सिर्फ 30 सेकंड, सिर्फ क्या- 30 सेकंड क्या के बात अंदर है, देख क्या रही हैं? बात है यार। 30 सेकंड के अंदर ये Amazing, अमेजिंग। बंदे को क्रिएटिव होना चाहिए। सिर्फ आप ये देखा करें कि अगर आपने फ्लैक्सीड है, अलसी है, बच्चों को पता भी नहीं है, अपने बच्चों को ना खास तौर पे इनकी पहचान करवाएं कि ये चीजें हैं बेटा, इनमें सेहत है, इनमें जिंदगी है। जिस तरह आप कहते हैं ना कि किचन जो है, किचन में ही आपकी खूबसूरती, किचन में सेहत, किचन में जिंदगी है। देखिए ये आपका हो गया। बाकी अब रह गई आप लोगों के अब बालों ये की। हमारी ये किस चीज का मास्क है? ये हमारा एंटी एजिंग मास्क है। एंटी एजिंग प्लस हाइड्रेटिंग प्लस कोरियन ग्लास स्किन। देखिए मैंने एक में 3 चीजें आपको बना के बिल्कुल, दी हैं, ठीक है। बिल्कुल। अगली जो चीज आएगी, हम विटामिन सी सीरम बनाएंगे इसके साथ। और वो हम यूं। बनाएंगे ब्रेक के बाद। ओके। ओ यूं बनाएंगे, चलिए फिर यूं बनाते क्यों हैं, बनाते जल्दी से हैं? बनाओ, टाइम ही नहीं लगना ना। मेरी जो होती है ना रेमेडीज, उनमें टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। पहली बात तो ये है कि आप डायरेक्ट इसको, आजकल ये जोबन पे है, ठीक है, इसमें सिट्रिक है और इसमें स्वीटर भी है, ठीक है, ये आप सिंपल लगाएं। दूसरा, अगर आपने अपनी स्किन को हाइड्रेट और ब्राइट करना है तो क्या चीज़ है, ये इतना सा आपने लिया है ऑरेंज का जूस और इतनी सी ली है आपने फ्लैक्स सीड की जेल। ये लीजिए, इसको फोल्ड, इसको मिक्स कर दें। ये देखें आपका हेलुरोनिक प्लस विटामिन सी। हेलुरोनिक क्या करता है? हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, ठीक है। हाइड्रेट करने के साथ साथ हमारी स्किन को ब्राइट करता है। ये देखिए आपका विटामिन सी, ये छोटी सी चीज़ है, छोटी सी काविश है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 दाने अलसी के, अगर मैं कहूँ तो, ठीक है, 4 दानों की जल गई होगी। ये देखिए आपका हेलुरोनिक प्लस विटामिन सी सीरम बन गया है। ऐसा सीरम जो बच्चे, बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, खासतौर पे छोटे बच्चों को, हम 5 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये सीरम। अब आप सोचें कि आपने मास्क लगाया, हाँ। आपने मास्क से अपना फेस वॉश किया, फेस वॉश उसके किया, बाद आपने ये सीरम ये फेस देखें, एंड नेक पे लगा ये लिया। देखें, ये सीरम मैंने लगा लिया। ऐसे ही होता है ना सीरम जेल वाला, ठीक है, ये आपने लगा लिया, ठीक है। और ये खास तौर पे बता दें कि जो बच्चे जिनको हम केमिकल वाले सीरम नहीं लगा सकते, जिनकी स्किन नाजुक है, तो ये उनके लिए एक जादू का काम करेगी। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की स्किन ना खराब हो, स्किन टैन ना हो, वो ब्राइट भी हो जाए, तो आप सिर्फ ये 2 चीजें मिक्स करें और जादू करें। ब्रेक के बाद इनकी जो शदीद वायरल हेयर जेल है वो भी बनाना सिखाएंगे। बायोटिन लड्डू कैसे बनते हैं, और हर बंदा आजकल वेरियस किस्म के मस्कारे खरीद ले कि वो लगाएंगे तो आईलैशेस हमारे लंबे होंगे, हो जाएंगे। आर्टिफिशियली से बेहतर नहीं है कि आप नेचुरली उनको इतना बड़ा लंबा कर दें कि आपको मस्कारे की भी जरूरत ही ना पड़े आपको। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं, किचन में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वी आर विद द ग्रेट नईमा राव। ग्रेट इसलिए कहती हूँ कि मतलब ऐसी आई हमारे मीडिया के अंदर कि छा ही गई। कोई मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान का चैनल नहीं है जो उनको बार बार नहीं कहता कि आप आएँ और हमारे साथ शो करें। तो ये देखिए, हमने ये सच की बरकत है। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो सच होगा ना जुगन, ये आप लोगों का प्यार है कि मैं सच बोलती हूँ, मैं सच जो होता है वो बता देती हूँ, बिल्कुल कुछ ओवर नहीं करती। जो है वो आपके सामने है। तो ये हम क्या बना रहे हैं अभी? ये हम बना रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगी, ये एक प्रोसेस है जो अभी हम जेल निकालेंगे। जेल निकालने के बाद आप, ये मैंने जेल निकाल के जो रखी थी उसका ये थोड़ा सा आप इसको रोस्ट कर दे, हल्का सा इसको रोस्ट कर हाँ। थोड़ा सा। ये 20 रुपए की अलसी जो मैंने आप लोगों को बताई थी ना कि 20 रुपए की अलसी, देखो कितनी सारी है, और इसमें से भी हम कितने की 5 से 7 रुपए की अलसी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए लकड़ी के चम्मच के साथ, लकड़ी के चम्मच के साथ। अच्छा, आप जैसे ही अलसी डालेंगे ना उस पे शाइन आनी शुरू उसमें शाइन, उसकी शाइन आना, उसका ऑयल जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये कड़क जाएगी एकदम से, ठीक हो गया। इसीलिए इसको ये करना जरूरी होता है, ठीक हो गया। ये जो लोग कहते हैं ना हमें बाहर की अलसी सूट करती है, सूट करती आपको बाहर की अलसी नहीं सूट करती, अलसी वही है। बिल्कुल बिल्कुल, अलसी वही है आपकी जो है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, इसको अलसी को आप इसके अंदर निकालें, इसको हल्का सा इसको इसके अंदर निकाल दें, ठीक हो गया। ये भी निकाल दिया, ये निकाल दिया। ये जो आपने पहले निकाल दिया ना करके, अब इसके अंदर आपने डालना है घी, ठीक है। घी जो है वो ये रखा हुआ है, आप घी डाल दें इसके अंदर। घी डाल के थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच सिर्फ आप आटा इसके अंदर भून दें। मैं साथ साथ में अपना काम करती हूँ। आटा भून, हाँ आटा भून दें, क्योंकि जो जौ का आटा है ना वो जाएगा इसके अंदर। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। बहुत ही आसान है, आंख बंद करके बच्चे भी बनाएंगे। ये बायोटिन लड्डू बन रहे हैं आपके। अभी देखें, अब समझने की बात जो है, मैंने अलसी को बॉईल किया, ठीक है, आपके सामने। अब मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। दूसरा बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छा, कोई ये ज़रूरी नहीं कि पानी उबलना शुरू हो तो आपने अलसी रखनी है, फिर ये करना, नहीं, नथिंग। ये देखिए थोड़ा सा आपने इसके अंदर डालना है अब जौ का आटा। ये जौ का आटा है, जौ का आटा है। ये 2 से 3 से ये जौ का आटा डाल दिया आपने देसी घी के अंदर, ठीक है। और कितना घी डाला था मैंने? सिर्फ 1 चम्मच घी के अंदर
जिनका बीपी वगैरह हाई है वो भी टेंशन फ्री होके खाएं, ठीक है, कोई इसमें टेंशन परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अब ये है मेरे पास, आप ये कर रही, ये मैं भूनती हूँ, ये मुझे आप ब्लेंड करके दे देंगी? मैं आपको हल्का सा बस एक दफ़ा घुमा के दे दें मुझे, ठीक हो गया? अच्छा, जरा सा इसको बेसिकली तोड़ना है, तोड़ना है बस, इसको ज़रा सा खोलना है, जिस तरह हम अलसी को खोलते हैं, ठीक है, इसी तरीके से। ये देखें, ये बन गए, ये आपके वो बायोटिन लड्डू। देखें, ये वाली जो अलसी है इसकी मैंने जेल निकाली है, जो आप लोगों को मैंने 3 तरह के मास्क बना के दिखाए हैं। अब ये बन रही है उसकी जो बची हुई है, इसका हम बनाएंगे हेयर मास्क और एक फेस मास्क। वो अभी जल्दी से पहले मैं इसका ये बना दूं बची हुई अलसी का, क्योंकि मैं आप लोगों को ये करके दिखाऊंगी। इतना सा काफ़ी हो गया, बस ज़रा मुंह खुल गए इनके, ठीक हो गया। ये नहीं, अच्छा लोग पता क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल बेहतरीन हो गया। डालो? नहीं अभी नहीं डालें इसमें। अच्छा, ये देखिए ये भुन गया है इसके अंदर। ये भुनने के बाद आप इसको इसके अंदर निकाल दें इसके अंदर कुछ डला हुआ है। अब इसके अंदर निकाल दें, ये रखे हुआ है। हाँ जी, ये रखा हाँ इसके अंदर डालना, ठीक हो गया। अच्छा जी, गया। इसके अंदर अब हम डायरेक्ट कोई आप लोगों को ये नहीं कि पहले लोग क्या करते थे, निकालते थे फिर इसको मिक्स करते थे। आप लोगों ने बची हुई इसके, देखिए ये मैंने साथ ही आपके सामने ही इसके अंदर डायरेक्ट शक्कर डाल दी है, डायरेक्ट आप गुड़ डालें, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। ये गया इसके अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, साथ साथ में ये जो रात वाली अलसी जो बची हुई है मैंने वो बताई आपको, ये वाली अलसी, ठीक है। आपने ये करना है कि इतनी सी ये अलसी हमने ये डाल दी, ठीक है। साथ में हमने जो ये रोस्टेड अलसी ये डाल दी, ऐसे बेहतरीन किस्म की, तोड़ने फोड़ने की इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को, बस ये है, ठीक है। ये देखें ये डल गई है। डलने के बाद ये आपके सारे ये गए ड्राई नट्स, बस जुगन ले आए, बस लाऊं, डाल दूं? बस हाँ डाल दे। चलें, ये आप अपने बच्चों को खिलाएं, बेहतरीन किस्म के बायोटिन लड्डू जो है। ये देखें जुगन, देखते ही देखते आपके देखते ये जब एक घूंट पानी दे दे बस मुझे, एक घूंट पानी दे दो इसमें। हाँ डाल दो थोड़ा सा, बस ले जी। जो अलग से शीरा बनाते हैं, ठीक है, जो अलग से करते हैं, ये देखें मैंने आपके लिए क्या किया है, आसानी कर दी है, ठीक हो गया। अब ये है जो अपनी जगह पे, सॉरी ये अपनी जगह पे आराम से हम इसके बनाएंगे अब लड्डू। अब आते हैं इसकी बची हुई अलसी की तरफ, जो हमने रोस्ट की थी और जो हमने रात को मैंने ये बना के रखी थी। इसका हम क्या करेंगे, मशहूर मारूफ जो मेरा एक हेयर पैक है, हम फटाफट वो बनाएंगे क्विकली। ये हो गया? हाँ ये हो गया, बस बंद कर दो चूल्हा। बंद कर। कितनी टाइम लगा, घड़ी में टाइम देख लें, घड़ी में टाइम देख के ज़्यादा से ज़्यादा लगे हैं इसको 5 मिनट, है ना जुगन, ऐसे ही है ना? 3 साढ़े 3 मिनट, 3 साढ़े 3 मिनट टोटल अगर आप तैयारी करें तो ये लगा है इसके अंदर। अच्छा जी, हम अब ये करेंगे। अच्छा, इसको निकालने का रीजन ये है कि अगर आप इसको पैन में छोड़ेंगे तो ये गर्म रहेगा, ये गर्म रहेगा, आप ठीक है। जब इसको ऐसे निकाल लेंगे हाँ। तो इतना ये ठंडा हो जाएगा बिल्कुल, कि आप फिर इसके आराम से इसके लड्डू, ये देखिए क्विकली हमने कितनी जल्दी में बना दिए हैं। और आप इसका अगर टेस्ट देखेंगे तो आप खुद हैरान हो। अच्छा, ये थोड़ी सी मैंने जेल निकाल ली है इसकी, और थोड़ा सा मैंने क्या किया है, इसको इसी तरीके से डाल दिया सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। अगली चीज जो जाएगी, अंडा जो है वो पूरा जाएगा, क्योंकि हमें कंप्लीट प्रोटीन चाहिए, जिनकी ये एक हेयर और स्किन का इकट्ठा एक। जी, अब मैं चूल्हा ऑन कर दूं? नहीं चूल्हे की जरूरत ही नहीं, चूल्हे की नहीं है काम। नहीं, ये देखें, ये मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने डाली थी अलसी, ठीक है, जो बॉईल करके मैंने जेल निकाल के आपको फेस के 2 मास्क बना के दिखाए हैं, ठीक है, एक सीरम बना के दिखाया है। फिर जो बची हुई अलसी है, जो ये बची हुई अलसी है, इसके अंदर मैंने क्या डाला है, एलोवेरा और कंप्लीट प्रोटीन। जो बाल आपके डैमेज हो चुके हैं, जो बाल आपके खराब हो चुके हैं, उनको प्रोटीन मास्क आप इसको कहेंगे, कंप्लीट प्रोटीन मास्क आपका बनेगा। ये फेस पे भी आप लगाएंगे, आप स्किन पे भी लगाएंगे, और आई लैशेस के लिए मैं एक अलग से आपको बताती हूँ। ये चीज़ें अब मुझे ब्लेंड चाहिए कि आप मुझे ब्लेंड करके दें, और साथ में थोड़ा सा आपने ये ऑयल डालना है इसके अंदर, ठीक है। ये लें, ये आपकी चॉइस है, मेरे पास प्योर आलमंड ऑयल है, आप इसको डाल लें। मीठा कड़वा कौन सा वाला? मीठे बादाम का तेल, ठीक हो गया। ये आपका मीठे बादाम का तेल बन गया है। ये लें जी, बात करते करते ये देखें, ये हमने बना दिए हैं आपके बायोटिन लड्डू। बची हुई अलसी डाली मैंने इसके अंदर, थोड़ा सा अलसी को आपने, थोड़ा सा जो अलसी आपने रोस्ट की थी, आधी वो अलसी डाली है, आधी वो डाल, ये इधर हाँ ठीक है, ले आइए आप, इसके अंदर डालना, सॉरी ये इसके अंदर डाल दूं। ऐसे इतना अच्छा ये प्रोटीन मास्क बनाया कि आप लोगों की सोच है। मैंने जैसे बताया था ना, आपने तो मेरी वीडियो सुनी है ना, ये प्रैक्टिकल आपने करके दिखा दिया। जो मैं कहती हूँ ना कि वाइट कलर का एक बनेगा, ये वाइट कलर का मास्क बन गया है एक आपका पूरा प्रोटीन। ये देखिए जुगन, आप अगर बनाना चाहें तो आप इसको बना सकते हैं। मैं ये अगला अपना कर लेती हूँ, बिल्कुल। मैं जरा ये हाथ धो लूं। आपके बायोटिन लड्डू जो है ऐसे बने हैं कि आपकी सोच से बढ़ के, ठीक है। ये देखिए, इसको हम करेंगे ऐसे,
हाथ से किया करें काम, बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ से काम करें। और ठीक बस है? सिर्फ ये वाली एक मेन चीज होती है कि हाँ। हाथ साफ करें और अच्छे बस तरीके हाथ से साफ अगर करो आपके। सैनिटाइज भी कर लें तो बिल्कुल बेस्ट है। बिल्कुल बेस्ट है। ये देखें आप, ये लड्डू इस तरीके के लड्डू बनाएं और बेहतरीन किस्म के आपके अलसी के बायोटिन लड्डू। बच्चों का आपने क्या करना है, काउंसलिंग करनी, उनको बोले बेटा ये बायोटिन लड्डू हैं, ठीक है। असल में आप उनको क्या कंज्यूम करवा रहे हैं? मेरी बात अलसी। सुने, अगर आप उनको बताएंगे ही नहीं तो बस तो फिर वो खा भी मसला लेंगे। ही कोई नहीं बात फिर तो। बस मसला तब होता है अगर आप छोटी उम्र पे बच्चों को आदत डाल देते आदत हैं। डाल दे, आप उनको डेवलप करें, टेस्ट डेवलप करवाएं, ठीक है। ये देखिए जुगन ये बन गया है इनको आपका अब आप मार्केट में खरीदते हैं 1800 रुपए के 4 प्रोटीन बॉल्स, प्रोटीन या पता नहीं balls। कौन से वो कौन से, ठीक है ना। ये देखें ये आपका बन गया है जुगन। ये देखें इधर आपको मैं दिखाऊं, ये मैं सिंक में रख देती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा ये अब जो आपकी चीज़ आई है एक बन के, ये वाला कैमरा, ठीक है। ये देखें ये आपने जो कहा था ना कि आपका मशहूर और मारूफ एक मास्क है, हेयर मास्क, ये वो आपका कंप्लीट प्रोटीन, ठीक है। आपने अंडा खाना है एक, ठीक हो गया। आपने अलसी का एक लड्डू खाना है, ये वाला। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, अलसी भी है, ड्राई फ्रूट भी है, इसके अंदर आपके लिए जौ का आटा भी है, थोड़ा सा देखिए एक चुटकी के बराबर आपके पास आटा भी जाएगा, ड्राई फ्रूट भी सारे जाएंगे, अलसी भी जाएगी, शक्कर भी जाएगी। हाँ जो शुगर के मरीज है वो विदाउट शक्कर बना सकते हैं, ठीक है, कोई इशू वाली बात और ये नहीं है। जब ठंडा हो जाएगा ना तो ये हार्ड हो जाएगा। ये हार्ड हो जाएगा, तो ये आप गर्म एक है ना, बोतल में डाल के बोतल में डाल के रखें। ये एक आपने क्या करना है, लड्डू खाना है, साथ में आपने हफ्ते में 3 दिन प्रोटीन मास्क जो है आपने सर की जड़ों से लेके और एंड तक इस तरीके से आपने बालों में लगाना है। लगाने के बाद आपने इसको रैप करना है शावर कैप के साथ। आधे घंटे के बाद ये बात जरा समझने की, ठीक है। आधे घंटे के बाद आपने स्टीम देनी है, चाहे तो आप स्टीमर से दें, चाहे आप वार्म वाटर टॉवल से दें, आप ठीक है। गरम तौलिया जो है वो गरम अपने तौलिया जो सर पे वार्म बांध लें। टॉवल से दें और उसके बाद आप इसको वॉश कर दें। जो बाल डाई करवा के, कट डाउन करवा के, जिनकी इलास्टिसिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, आप यकीन माने उन बालों के अंदर ऐसे रानाई, ऐसे जान आएगी, ऐसे लस्टर आएगा कि आप देखेंगे जैसे सूखी घास नहीं होती है, सूखी घास के अंदर वेरी नाइस, बहुत जाती है। शुक्रिया। तो ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा शो भी मुकम्मल हो गया। ओ वेरी नाइस, Very पता भी nice, नहीं चला, पता भी नहीं चला। So, बात ये कि हम हाथ धो के अब जरा घर चलते हैं। अब घर चलते हैं। और हाँ, आप लोग भी घर पे ही ये इसको चीजें ट्राई जरूर करें। try कीजिएगा, ठीक है। सीरियसली व्यूअर्स, इन दिनों में ये एटलीस्ट इन दिनों में इन लड्डुओं का इस्तेमाल शुरू कर दें। खवातीन दुआएं देंगी कि हमारे गिट्टे गोडों की दर्द खत्म हो गई है। गिट्टे गोडों के दर्द खत्म हो गए, क्योंकि आजकल जो बच्चे बचपन में बूढ़े हो रहे हैं वो भी इंशाल्लाह तवाना इससे जवान resolve हो बनेंगे। जाए। Thank you so much। ओके जी, अल्लाह हाफिज। तो हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।